ए रेकॉर्ड ऑफ अ मॉर्टल्स जर्नी टू इमॉर्टैलिटी अर्थात एक नश्वर की अमरता की यात्रा का अभिलेख। अध्याय 961 से 970। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड। अध्याय 961। मार्शल नेफ्यूली बूढ़े आदमी वेन ने हानली की ओर देखा और उसका गाल हिल गया। फिर हड़बड़ी में सलाम करते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ ने कहा था कि हमारे संप्रदाय में एक विशेषज्ञ आने वाला है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर होगा। व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत न करना मेरे लिए वास्तव में अपमानजनक था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब यूजेन ने ओल्ड मैन वेन को सुना तो वह बहुत चौंक गया। उसके मन में संदेह का आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसने आश्चर्य से हानली की ओर देखा। नवजात आत्मा कृषक वर्तमान स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के लिए एक अप्राप्य अस्तित्व थे। मुझे कुछ सौंपा गया था और मैं उसे पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। आरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हानली फिर आगे बढ़ने से पहले रुके। ये वस्तु मुझे कुछ समय के लिए सौंपी गई है और चूंकि मैंने खुद को हुआयुवान प्रांत में पाया है, मैंने सोचा कि मैं इसे वापस करने का अवसर लूंगा। हालांकि यह उल्लेख किया गया था कि मुझे यह वस्तु केवल संप्रदाय गुरु को देनी थी। ऐसा कहने के साथ उसने अपनी भंडारण थैली थपथपाए और एक चौकोर हड्डी का डिब्बा मेज पर रख दिया। बूढ़ा आदमी वेन ये सुनकर घबरा गया और चतुराई से बोला, मार्शल भतीजे यू, तुमने उसे सुना। आप आगे बढ़कर उस वस्तु को क्यों नहीं देखते जो वह लाया है? हाँ मार्शल अंकल, यूजेन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। फिर उसने हड्डी के डिब्बे को अपने हाथों में लिया और उत्सुकतावश उसे खोला, जिसमें हड्डी के कई टुकड़े दिखे जिन पर छोटे छोटे अक्षर खुदे हुए थे। उसने एक टुकड़ा उठाया और पूछा, यह क्या है? इंतजार करते समय हानली बस मुस्कुराया। फिर जब यूजेन ने उन्हें देखा तो वह उत्साह से चिल्लाया, आत्मा वशीकरण तावीज। यह आत्मा वशीकरण तावीज के लिए शोधन विधि है। लेखन मार्शल सीनियर यून का है। वरिष्ठ मार्शल भाई यू। क्या आपको यकीन है? ओल्ड मैन वेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पूरी तरह से, यूजेन ने तुरंत उत्तर दिया। संप्रदाय मास्टर का अध्ययन मार्शल सीनियर यून के व्यक्तिगत लेखन से भरा हुआ है। मुझसे गलती कैसे हो सकती है? कमरे में मौजूद अन्य दो कृषकों के चेहरे पर सदमे के भाव थे। हानली ने उदासीनता से कहा, ये सही है, ये कुछ ऐसा है जो फेलो दाओवादी यू ने मुझे दिया था। आत्मा वशीकरण तावीज आपके संप्रदाय के 3 गुप्त तावीजों में से एक होना चाहिए। बेशक, लेकिन आपने सीनियर मार्शल ब्रदर यू को कब देखा था? इससे पहले कि मैं एक सुनहरा कोर्स संघनित करता, वरिष्ठ मार्शल भाई विदेश यात्रा के दौरान गायब हो गए थे। जब से हमने उसके बारे में आखिरी बार सुना है तब से 10 साल हो गए हैं। क्या वह ठीक है? बूढ़े आदमी वेन ने चिंता से पूछा। वह ठीक होना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि दशकों पहले मेरी उनसे मुलाकात संयोगवश ही हुई थी। उस समय हानली ने भूत धुंध और अम्ब्रा क्षेत्र की अस्पष्ट व्याख्या दी। निस्संदेह उन्होंने अम्ब्रा पशु रत्नों और अन्य संवेदनशील मामलों का उल्लेख छोड़ दिया। इस भूमि के बारे में सुनकर बूढ़े आदमी वेन को अपना दिल ठंडा महसूस हुआ। तो क्या इस दुनिया में ऐसी कोई खतरनाक जगह भी थी? इसकी कल्पना करना सचमुच कठिन है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे किसान होंगे जो कभी कभी तट के किनारे गायब हो जाते हैं। यह उस भूतिया धुंध के कारण था। हानली की आंखों में हलचल हुई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, भागने के लिए मुझे काफी ताकत खर्च करनी पड़ी। वह बक्सा कुछ ऐसा था जिसे फेलो डाओइस्ट यून ने मुझे सौंपा था कि अगर मौका मिले तो मैं अपने संप्रदाय को इसे वापस दे दूं। हालांकि मुझे तावीजों के तावीज में काफी दिलचस्पी है और मैंने आत्मा वशीकरण तावीज पर थोड़ा शोध किया है। मुझे आशा है कि आप इस पर बुरा नहीं मानेंगे। बूढ़े आदमी वेन ने सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ कहा, ये पहले से ही वरिष्ठ की बहुत बड़ी दयालुता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय को आत्मा वशीकरण तावीज वापस कर दिया है। हम इस मामले पर इतना खराब निर्णय कैसे ले सकते हैं?
यद्यपि आत्मा वशीकरण तावीज हमारे संप्रदाय के रहस्यों में से एक है, यदि आपने इसे वापस नहीं किया होता तो ये हमारे लिए हमेशा के लिए खो गया होता। स्वाभाविक रूप से हम बुरा नहीं मानेंगे। यू जेन भी सहमत हुए। हान ली ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर तुरंत खड़ा हो गया। मैं हूं, आप कितने खुले विचारों वाले हैं, इसके लिए आभारी हूं, लेकिन अब जब मैं इसे आपके पास वापस लाया हूं, तो मुझे विदा लेनी होगी। मुझे एक महत्वपूर्ण मामला निपटाना है। हालांकि ओल्ड मैन वेन पहले खोए हुए आत्मा वशीकरण तावीज को प्राप्त करने से पूरी तरह से खुश थे, लेकिन वह उस विशेषज्ञ को नजरअंदाज नहीं करने वाले थे जो अचानक उनके सामने आया था। उन्होंने तुरंत कहा, वरिष्ठ, हमने इसे हमारे पास वापस लाने के लिए आपको अभी तक भुगतान नहीं किया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम कुछ दिनों के लिए संप्रदाय में रहें और हमें एक मेजबान के रूप में नियुक्त करें? जब तक वे एक नवजात आत्मा कृषक से मित्रता करने में सक्षम थे, एक छोटे संप्रदाय के रूप में स्वर्गीय तावीज संप्रदाय की स्थिति बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि उनके प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय द्वारा उठाई गई बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो जाएगी। फिर मैं एक क्षण और रुकूंगा, हान ली ने रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा। यू जेन ने पलकें झपकाई और फिर कहा, क्या सीनियर हान को तावीजों के दांव में दिलचस्पी नहीं है? हमारे संप्रदाय में अन्य क्षेत्रों में कमी हो सकती है, लेकिन उस संबंध में हमारे पास थोड़ा ज्ञान है। हमारे पूर्ववर्तियों ने तावीजों से संबंधित विभिन्न अभिलेख एकत्र किए हैं। यदि वरिष्ठ चाहें तो वह उन पर एक नजर डाल सकते हैं और शायद हमें उत्तीर्ण होने में कुछ मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तावीज शोधन के रिकॉर्ड। हान ली को अपने दिल में आश्चर्य की हलचल महसूस हुई। बूढ़ा आदमी वेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और सिर हिलाया। जब से हान ली ने आत्मा वशीकरण तावीज सीखा, उसे संप्रदाय के अन्य गुप्त तावीजों में बहुत रुचि थी। जैसे उन्होंने अंततः सिर हिलाया और कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे तावीज शोधन में रुचि है, मैं कुछ दिनों के लिए आपके संप्रदाय में रहूंगा। ओल्ड मैन वुंट ने खुश होकर कहा, यह बहुत अच्छा है। हमारा संप्रदाय आपको पाकर सम्मानित महसूस कर रहा है, वरिष्ठ। क्या आप पहले आराम करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो और मुझे अपने रिकॉर्ड हॉल तक ले चलो। हान ली ने अपना सिर हिलाया। अपनी वर्तमान साधना में उसे यात्रा के दौरान उपयोग की गई जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में केवल एक क्षण का समय लगेगा। बूढ़ा आदमी वेन मुस्कुराया और कोने पर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर इशारा किया। अच्छा, मार्शल नेफ्यू यान आपको हमारे रिकॉर्ड हॉल में मार्गदर्शन करेगा। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा और कहा, यदि वरिष्ठ के पास कोई आदेश है तो अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उनका पालन करें। जैसी आपकी बोली, मार्शल अंकल वेन। वरिष्ठ हान, कृपया मेरा अनुसरण करें। मध्यम आयु वर्ग के कृषक ने सम्मानपूर्वक उनके आदेशों को स्वीकार किया और हान ली को बाहर जाने के लिए निर्देशित किया। हान ली के हॉल से बाहर निकलने के बाद बूढ़े आदमी वेन ने लंबी सांस लेने से पहले इंतजार किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ मार्शल भाई यू वास्तव में ऐसी शापित भूमि में फंस गए थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह गायब हो गया। हालांकि यह काफी भाग्यशाली है कि हम आत्मा वशीकरण तावीज को पुनः प्राप्त करने में सक्षम थे। कमरे में मौजूद अन्य कृषकों में से एक ने धीरे से कहा, लेकिन अगर हमें इस वरिष्ठ हान से दोस्ती करने का अवसर मिले, तो बाजार की समस्या आसानी से हल हो जाएगी, किसी और चीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। यू जेन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, एक नवजात आत्मा कृषक के समर्थन के साथ स्पिरिट विंड संप्रदाय को वापस लेना चाहिए। यहाँ तक कि यांग फीन संप्रदाय भी एक छोटे से बाजार वाले शहर को लेकर नवजात आत्मा के कृषक को नहीं उकसाएगा। लेकिन सीनियर हान के लहजे से ऐसा लग रहा था कि सीनियर मार्शल ब्रदर युन के साथ उनका केवल एक सामान्य रिश्ता था। उसकी पहचान को देखते हुए उसके पास हमारी मदद करने का कोई कारण नहीं है। भले ही हमने उसका पक्ष लेने की कोशिश की हो, संप्रदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए हितकारी हो, फिर भी इस अवसर को बर्बाद करना बहुत दयनीय होगा। ये कुछ हद तक परेशानी भरा है। बूढ़े आदमी युन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हॉल में मौजूद अन्य कृषक चिंता से एक दूसरे की ओर देखने लगे।
उस समय हान ली एक साधारण इमारत में मध्यम आयु वर्ग के किसान का पीछा कर रहा था। वह इमारत 3 मंजिल ऊंची थी और हल्के नीले रंग की बाधा से ढकी हुई थी। जब वे अंदर गए तो हान ली ने अंदर एक बूढ़े आदमी को देखा जो चटाई पर पालथी मारकर बैठा था। उसके हाथ में एक जेड स्लिप थी और वह उसे पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। N0V3 लिमिटेड 0 वे ने ऑडियो बुक्स 108 पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। अधेड़ उम्र के आदमी ने तुरंत उस आदमी की ओर देखादेश दिया, मार्शल भतीजेली, वरिष्ठ हान का स्वागत करने आओ। फिर वह हान ली की ओर मुड़ा और कहा, यह मार्शल नेफ्यू ली है। वह इस जगह की देखभाल के लिए जिम्मेदार है और उसे इसमें मौजूद रिकॉर्ड के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। उस समय अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज सुनकर बूढ़ा व्यक्ति जाग गया और उसने तुरंत खड़े होने से पहले जेड स्लिप को हटा दिया। उसका झुर्रियादार चेहरा और पतली आंखें थी जो काफी धूर्त दिखाई देती थी। तो यह मार्शल सीनियर यांग था। मुझे आशा है कि आपके स्वागत के लिए बाहर न आने के लिए आप मुझे माफ कर देंगे। और यह है सीनियर हान ही होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने के बाद उसने हान ली की ओर देखा और उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। मार्शल भतीजेली। हान ली ने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे को एक अजीब भाव और व्यापक रूप से खुली आंखों से देखा। क्या सीनियर इस शिष्य को पहचानते हैं? अधेड़ उम्र के कृषक ने आश्चर्य से पूछा। हान ली ने तुरंत अपना संतुलन वापस पा लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कि यह साथी डववादी मेरे एक पुराने दोस्त जैसा दिखता है। लेकिन करीब से देखने पर मुझे लगा कि मैं गलत हूँ। अधेड़ उम्र के कृषक को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस हंसते हुए कहा, तो यही बात है। मार्शल नेफ्यू ली, मेरे साथ आओ। ये सीनियर यही रहेंगे, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मैं। हान ली मुस्कुराया और फिर उसने बूढ़े व्यक्ति पर गहरी नजर डाली। कोई जरूरत नहीं है। चूंकि यह साथी दाऊवादी ली इस इमारत के अभिलेखों के बारे में बहुत कुछ समझता है, इसलिए मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। आइए अगले कुछ दिनों में उसे मेरे साथ रखें। हालांकि अधेड़ उम्र का आदमी हैरान लग रहा था। उसे कुछ हद तक ईर्ष्या हो रही थी कि यह मार्शल नेफ्यूली अगले कुछ दिनों तक इस नेसेंट सोल कल्टीवेटर के साथ रहने में सक्षम था। बिना किसी प्रयास के हान ली किसी भी निम्न श्रेणी के कृषक को व्यापक लाभ प्रदान कर सका। उन्होंने आह भरते हुए कहा, चूंकि सीनियर यही चाहते हैं, मैं स्वाभाविक रूप से इसका अनुपालन करूंगा। मार्शल नेफ्यूली, आपकी किस्मत काफी अच्छी है। तुम्हें वरिष्ठ के आदेशों का पालन करना होगा। हालांकि हान ली ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह यहाँ अधिक समय तक नहीं रहेंगे। बूढ़े व्यक्ति को कुछ आदेश देने के बाद अधेड़ उम्र का कृषक विदा हो गया। हान ली ने उसे इमारत से निकलते देखा और फिर गहरी मुस्कान के साथ बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 962 देवता परिवर्तन की अफवाहें। जब हान ली ने बूढ़े व्यक्ति की सावधानीपूर्वक जांच की तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सीनियर मार्शल ब्रदर जियांग या सीनियर मार्शल ब्रदर ली के रूप में संबोधित करूं? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। बूढ़े आदमी की आंखें झपकी और उसका पहले वाला अजीब रूप पूरी तरह से गायब हो गया। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि सीनियर हान क्या कह रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके किसी पुराने परिचित जैसा दिखता हूँ? यह अध्याय सबसे पहले ऑडियो बुक्स 108 प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था। हान ली ने भौहें सिकोड़ ली और अपनी आंखें सिकोड़ ली। खुद को छुपाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कृषकों के पास विशाल और सटीक यादें होती हैं। आग और खून के परीक्षण में हम येलो मेपल वैली के कुछ शिष्यों में से थे जो जीवित रहने में कामयाब रहे। इतने सालों बाद मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? रक्त और अग्नि द्वारा परीक्षण के समय ये वह बूढ़ा व्यक्ति था जिसने हान ली के साथ एक समूह बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस समय उनका नाम जियांग जिली था और उनके पास क्यूई संक्षेपण की 10वीं परत पर खेती थी।
ये बहुत आश्चर्य की बात थी कि वह जीवित निकलने में कामयाब रहा, लेकिन हानली की अद्भुत उपलब्धियों के कारण दूसरों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। मुकदमे में उसके जीवित रहने और सावधान स्वभाव से हानली को हल्का सा आभास हुआ कि वह कोई रहस्य छिपा रहा है। हान ली ने फाउंडेशन की स्थापना हासिल करने के बाद येलो मेपल वैली के कोर फॉर्मेशन बुजुर्ग ली हुआयुवान के शिष्य बन गए। ओल्ड मैन जियांग के साथ कोई और संपर्क न होने के कारण हान ली ने धीरे धीरे उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, और यू राज्य पर डेविल डाउ के आक्रमण के बाद बूढ़े व्यक्ति का जीवित रहना अज्ञात था। मैनतीत, वह पहले से ही बूढ़ा था और सैकड़ों साल बीत जाने के बावजूद वह अभी भी क्यूई संघनन कृषक था और पूरी तरह से वैसा ही दिखता था। यहाँ तक कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर भी बहुत पहले ही बूढ़ा हो चुका होता। ये पूरी तरह से अकल्पनीय था कि वह उसे इतने वर्षों बाद किसी विदेशी देश में एक छोटे से संप्रदाय में फिर से खोजेगा। कम से कम रक्त और अग्नि के परीक्षण के दौरान वह छिपी हुई शक्ति का एक पात्र होना निश्चित था। उस समय यह अज्ञात था कि उसके इरादे क्या थे। हान ली ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और उसके दिमाग में विभिन्न विचार कौंधने लगे। बूढ़ा व्यक्ति स्थिर स्वर में बोला, इस दुनिया में अनगिनत रहस्य हैं और ऐसा लगता है कि कोई है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मेरा उपनाम ली है, जियांग नहीं। यदि मैं वास्तव में यह व्यक्ति होता तो मैं इससे इनकार क्यों करता। हान ली का चेहरा डूबते ही आश्चर्य की रेखा दिखाई दी। एक पल की चुप्पी के बाद उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई। शायद मुझसे गलती हुई है, तो चलिए इसे छोड़ देते हैं। यदि साथी दाववादी मुझे तावीज शोधन पर कुछ अभिलेखों के बारे में बताएं तो कैसा रहेगा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, हमारे नाम के अनुसार हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। हालांकि अधिक गहन विवरण दूसरी कहानी पर है। कृपया मेरा अनुसरण करें, वरिष्ठ। इसके बाद उन्होंने हानली को दूसरी कहानी की ओर ले गए, जैसा कि एक साधारण निम्न श्रेणी के शिष्य से अपेक्षा की जाती थी। पहली दो कहानियां समान रूप से व्यवस्थित थीं और कई अलमारियों से भरी हुई थीं। जैसे ही हानली ने चारों ओर देखा, बूढ़ा आदमी पहले से ही हॉल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर चुका था, जो उसकी उम्र के लिए अप्रत्याशित था। थोड़ी देर बाद उसने बड़ी कुशलता से जेड पर्चियों का ढेर उठाया और उन्हें अपने हाथों में पकड़कर हौंफने लगा। उन्होंने प्रसन्न स्वर में कहा, वरिष्ठ, यहाँ फर्श के तावीज शोधन रिकॉर्ड है। तीसरी मंजिल पर भी कुछ है। मैं आगे बढ़ूंगा और आपको उन्हें ढूंढने की परेशानी से बचाऊंगा। हान ली ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और मित्रवत मुस्कान बिखेरी। कोई जरूरत नहीं है, ये जेड पर्चियां पहले से ही मेरे लिए 2 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त है। यदि मेरे पास समय हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन रिकॉर्ड्स की तलाश करूंगा। आप आगे बढ़ें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो फिर मैं तुम्हारी पढ़ाई में और परेशानी नहीं डालूंगा। यदि वरिष्ठ के पास कोई आदेश हो तो कृपया मुझे कॉल करें, मैं नीचे ही रहूंगा। बूढ़ा आदमी खूब मुस्कुराया और फिर सावधानी से सीढ़ियों से नीचे चलने से पहले जेड पर्चियों को पास की मेज पर रख दिया। हान ली द्वारा उसे उतरते देखने के बाद उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे भारी अभिव्यक्ति में बदल गई। क्या सीनियर सोल डाइवर्जेंस अपनी साधना के माध्यम से देखने में सक्षम है? मैंने पहले ही अपनी आध्यात्मिक भावना को उसके शरीर के पार कर लिया था, और यद्यपि मैं उसके भ्रम की परत को तोड़ने में सक्षम था, फिर भी मैं उसकी वास्तविक साधना का निर्धारण करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसका पूरा शरीर भ्रम से बना हो। मेरे साथ भी ऐसा ही है। अपनी श्रेष्ठ आध्यात्मिक समझ के साथ भी मैं उसके पार नहीं देख सका, मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक भावना मेरी और वरिष्ठ दोनों की आध्यात्मिक समझ से कहीं अधिक है? हान ली ने कुछ परेशानी के साथ कहा, बहुत कम संभावना है। भले ही किसी साधक के पास हमारी तुलना में अधिक मजबूत आध्यात्मिक भावना हो, लेकिन यह इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होगी कि वे पूरी तरह से हमारी पकड़ से बच सकें। इन परिस्थितियों में इस व्यक्ति ने या तो एक असाधारण गुप्त तकनीक विकसित की, उसके पास एक भव्य खजाना था, या यहाँ तक कि इसके बाद मोनाक सोल डाइवर्जेंस पीछे रह गया।
और भी क्या? हान ली ने पूछा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने झिझकते हुए कहा, एक और संभावना है। ये व्यक्ति पहले ही देवता परिवर्तन चरण में प्रवेश कर चुका है। वह अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को अपने शिरोबिंदु से अपने भौतिक शरीर में बिखेरने में सक्षम होगा और थोड़ी देर के लिए अपनी नवजात आत्मा को चरणबद्ध तरीके से दूर करने में भी सक्षम होगा ताकि कोई भी इसका पता नहीं लगा सके। हान ली के स्थिर स्वभाव के बावजूद वह सदमे के अलावा कुछ नहीं कर सका। सीनियर मजाक कर रहे होंगे। एक देवता परिवर्तन साधक, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने शांति से कहा, हालांकि मैं देवता परिवर्तन चरण में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था, मैंने इस विषय पर थोड़ा शोध किया है। ये सबसे बुनियादी क्षमताएं हैं जिनका वे प्रदर्शन कर सकते हैं। हान ली ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, मैंने उनकी क्षमताओं पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन क्या वे इस दुनिया में रहेंगे? क्या देवता परिवर्तन साधकों को आध्यात्मिक क्षेत्र में चढ़ने में सक्षम नहीं होना चाहिए? हैरान स्वर में मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उत्तर दिया, हालांकि मैं अतीत में दुनिया में घूम चुका हूं और अभी तक एक की खोज नहीं कर पाया हूं, मुझे यकीन है कि वे अभी भी इस दुनिया में हैं और उनकी संख्या भी कम नहीं है। आत्मा क्षेत्र में चढ़ने की क्षमता और क्या उनमें ऐसा करने की शक्ति है, दो अलग अलग चीजें हैं। मैं विवरण के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन देवता परिवर्तन चरण में प्रवेश करने के बाद वे अक्सर खुद को सामान्य साधकों की तरह नहीं दिखा सकते हैं या आपदा उन्हें प्रभावित करेगी। तो ऐसा था। सीनियर, आपने कभी मुझसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने झुंझलाकर कहा। क्या उल्लेख होगा? आप अभी तक नवजात आत्मा अवस्था तक भी नहीं पहुंचे हैं। मुझे यकीन है कि एक बार जब आप उससे आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएंगे तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। अन्यथा देवता परिवर्तन चरण के सभी साधक साधना जगत से गायब होने के लिए क्यों सहमत होंगे? हान ली ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तब नीचे के कल्टीवेटर के पास देवता परिवर्तन चरण के कल्टीवेटर बनने का मौका है। हाँ, लेकिन भले ही वह देवता परिवर्तन साधक नहीं है, फिर भी वह मुझे डर का एहसास कराता है। बेहतर होगा कि आप उसे उकसाने से बचें। कुछ देर सोचने के बाद हान ली ने कहा, तो तुम्हें भी ऐसी ही अनुभूति हुई थी? इसीलिए दूसरी मंजिल पर जाने के बाद मैंने अपना लहजा बदल लिया था। चूंकि इस व्यक्ति ने यहाँ तक यात्रा की, इसलिए उसके मन में अपना उद्देश्य होना चाहिए। फिलहाल आइए दिखावा करें कि कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, और यदि संभव हो तो हम जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय तावीज संप्रदाय से प्रस्थान करें। यदि यह व्यक्ति वास्तव में वही है जिससे हम डरते हैं, तो वह अपना रहस्य छुपाने के लिए आपको मारने का निर्णय ले सकता है, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने चेतावनी दी। हान ली ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अगर मैं जल्दी चला गया तो यह उसे उत्तेजित कर सकता है। फिलहाल कुछ दिन और रुकते हैं। चूंकि उसने खुद को छुपाया है और अपना नाम बदल लिया है, यदि वह देवता परिवर्तन साधक है तो उसे आपके द्वारा उल्लिखित सीमा के प्रभाव के तहत होना चाहिए। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस शुष्क रूप से हंसे और बोले, आपके शब्द समझ में आते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने इस विषय पर विचार नहीं किया है। फिर उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, लेकिन अब जब आप ब्लड शैडो एविशन तकनीक के उपयोग से उबर चुके हैं, तो आपको मेरे कठपुतली शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर देना चाहिए। हान ली ने सहमति जताते हुए कहा, मैं उन बार ड्रैगन को मारने के बाद इस पर सही काम करूंगा। आखिरकार स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन स्केल को जल्द ही हासिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वे वहां हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जहां तक ब्लैक फीनिक्स फेदर की बात है, तो इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। कठपुतली का शरीर समाप्त होने के बाद मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस संतुष्टि के साथ दिल से हंसा। इससे हो जाएगा। जब तक मैं नष्ट होने से पहले उस कठपुतली के शरीर को देख सकता हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। ये सुनकर हान ली मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोले। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे उसके चारों ओर कई गठन झंडे खुले। प्रकाश की एक चमक में झंडे गायब हो गए और उनकी जगह हल्की नीली धुंध ने पूरे फर्श को ढक लिया।
हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि बूढ़ा आदमी अचानक हमला करेगा, लेकिन तैयार रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हान ली फिर जेड पर्चियों के साथ मेज तक चला गया और उसमें अपनी आध्यात्मिक भावना को विसर्जित करने से पहले एक को अपने हाथ में ले लिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 963। गुप्त तावीज। हान ली 3 दिनों तक स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के रिकॉर्ड हॉल में रहे और तावीज शोधन से संबंधित जेड पर्चियों को पढ़ा। वहां बहुत सारी गुप्त तकनीकें थी और उसने लापरवाही से उनमें से कुछ सामग्रियों की नकल की ताकि वह बाद में उन पर और शोध कर सके। समय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ अभिलेखों में स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के अन्य 2 गुप्त तावीजों के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताया गया है। स्पिरिट फॉर्म तावीज इस मायने में अनोखा था कि यह किसी के शरीर में प्रवेश करता था। इसके बाद इसे डेंटियन के अंदर तड़का लगाया जाएगा और इसका अंतहीन उपयोग किया जा सकेगा। यदि कोई इसे एक स्तर तक पोषित करता है, तो न केवल यह असीमित रूप से तेज हो जाएगा, बल्कि एक अंग के बलिदान के बिना कैटाक्लिस्मिक ग्राफ्ट जैसी शैतान दाव तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होगा। ऑडियो बुक्स 208, जहां हर शब्द आश्चर्य जगाता है। अध्याय 573। स्कैटर्ड स्टार सीज में आर्क सेंट सिक्सपाथस के शिष्य के साथ हान ली की लड़ाई के दौरान शिष्य ने कैटाक्लिस्मिक ग्राफ्ट नामक एक तकनीक का इस्तेमाल किया। इसने उसे अन्यथा घातक हमले की क्षति से पूरी तरह बचने के लिए एक अंग और कुछ जीवन शक्ति का त्याग करने की अनुमति दी। दूसरा तावीज 6 पीक आर्मर तावीज था। यह पास की आध्यात्मिक QE को 6 परतीय ढाल में संघनित करता है। यदि एक अंतहीन स्रोत दिया जाए, तो 6 परतीय ढाल अपने आप में अंतहीन सुधार करेगी। यह उन कुछ अविश्वसनीय तकनीकों में से एक थी जो सांसारिक आध्यात्मिक QE को नियंत्रित कर सकती थी, जिसमें देवता परिवर्तन की खेती शामिल नहीं थी। संप्रदाय के 3 गुप्त तावीजों में से स्पिरिट फॉर्म तावीज को समझना सबसे आसान था। एक कृषक के कोर फॉर्मेशन चरण में प्रवेश करने के बाद वे इसे अपने डेंटियन में पोषित करने में सक्षम होंगे। उन्होंने माना कि संप्रदाय के क्रमिक साधकों ने इस क्षमता का उपयोग किया। हालांकि तावीज की ताकत न केवल उपयोगकर्ता की खेती और उसके पोषण के समय पर निर्भर करती है, बल्कि इसे परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है, बिल्कुल एक जादुई खजाने की तरह। 6 पीक कवच तावीज अलग था। जब तक ये परिष्कृत था, कोई भी इसका उपयोग कर सकता था। इस ताबीज की ताकत इसके परिवेश में सांसारिक आध्यात्मिक QE की एकाग्रता पर निर्भर करती थी। आदर्श परिस्थितियों में यह आश्चर्यजनक पराक्रम प्रदर्शित करेगा। पिछले संप्रदाय के बुजुर्ग के रिकॉर्ड के अनुसार 6 पीक आर्मर टेलिस्मैन शोधन विधि तब खो गई थी जब मास्टर हेवन टेलिस्मैन का निधन हो गया था। जब स्वर्गीय तावीज संप्रदाय अपने चरम पर था, तो वे इस विलुप्ति से चिंतित हो गए और इसके बाद कई पीढ़ियों तक इसकी पुनर्प्राप्ति को संप्रदाय की सर्वोच्च प्राथमिकता बना दिया। दुर्भाग्य से वे इसके ठिकाने का जरा भी सुराग नहीं पा सके और खोज समाप्त हो गई। जहां तक आत्मा वशीकरण तावीज का सवाल है, संप्रदाय की स्थापना के बाद से इसे परिष्कृत नहीं किया गया था। परिणाम स्वरूप केवल स्पिरिट फॉर्म तावीज का ही वास्तव में कोई व्यावहारिक उपयोग हुआ। हान ली को अन्य 2 तावीजों में बहुत दिलचस्पी थी। विशेष रूप से स्पिरिट फॉर्म तावीज एक इष्टतम जीवन रक्षक उपाय था, क्योंकि यह उसे बलि तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति देता था। 3 दिन बाद हान ली ने अपनी रुचि के आखिरी तावीज को पढ़ा और आखिरकार खड़ा हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को नीचे झुकाया और पाया कि ओल्ड मैन जियांग अभी भी वहीं था। वह घबरा गया और चिंता से सोचने लगा। पिछले कुछ दिनों में बूढ़ा व्यक्ति शांतिपूर्ण खेती में रहा था और उसने इमारत से बाहर एक कदम भी नहीं रखा था। जहां तक बाहर की परिस्थितियों की बात है, हान ली को ये काफी हास्यास्पद लगा। इस डर से कि वह बिना किसी चेतावनी के चला जाएगा, संप्रदाय के फाउंडेशन प्रतिष्ठान के कृषक बारी बारी से बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ और सोचने के बाद वह भूतल पर उतर गया। वरिष्ठ, क्या आपने पढ़ना समाप्त कर लिया? जब बूढ़े व्यक्ति ने हान ली को आते देखा, तो उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद जेड पर्ची हटा दी और मुस्कुरा दिया।
हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने वह सब कुछ देखा है जो मैं देखना चाहता था। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बाद में वह बाहर चला गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने हान ली को जाते देखा तो उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जल्द ही सामान्य हो गई। जब वह इमारत से बाहर निकला तो उसकी नजर उस अधेड़ उम्र के आदमी पर पड़ी जो उसे यहाँ लाया था। जब उस व्यक्ति ने हान ली को देखा तो उसने झट से उसका स्वागत किया और सम्मानपूर्वक अनुरोध किया कि वह मुख्य हॉल की यात्रा करे। उनके माध्यम से विचार करने के बाद अभिलेखों का संग्रह हान ली सहमत हुए, क्योंकि उनके लिए मना करना अनुचित होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुशी खुशी मुख्य हॉल में आवाज प्रसारित करने वाला तावीज भेजा। वहां स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के उच्च वर्ग और 2 अपरिचित मध्यम आयु वर्ग के कोर फॉर्मेशन कृषक, एक पुरुष और एक महिला, प्रतीक्षा कर रहे थे। जब स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के सदस्यों ने हान ली को देखा तो उन्होंने उसे सलाम किया। संप्रदाय के बुजुर्ग वेन ने फिर एक परिचय दिया, ये दोनों गोल्ड मिस्ट माउंटेन के फेलो डाओइस्ट चांग और ब्राइट यांग वैली के फेलो डाओइस्ट छी हैं। जब इन 2 साथी दाओवादियों ने सुना कि सीनियर ने अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है, तो वे अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आए थे और तब से इंतजार कर रहे हैं। जब मैं पिछले कुछ दिनों से तावीज शोधन तकनीकों पर शोध कर रहा था तो आप दोनों ने प्रतीक्षा करने के लिए काफी विचार किया। हान ली के चेहरे पर उदासीन अभिव्यक्ति थी जिसमें कोई भावना नहीं थी। शायद ही आपको देख पाना हमारे लिए सम्मान की बात है। दोनों ने हान ली की खेती के बारे में निश्चित होने के बाद उसे सलाम किया। वास्तव में जब स्वर्गीय तावीज संप्रदाय ने उनसे आने का अनुरोध किया तो दोनों को संदेह हुआ कि क्या उनके पास वास्तव में एक आगंतुक था जिसके पास नवजात आत्मा की खेती थी। आखिरकार दोनों स्वर्गीय तावीज संप्रदाय की वर्तमान परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित थे। हालांकि उन सभी को छोटे संप्रदायों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, स्वर्गीय तावीज संप्रदाय उनके गठबंधन में तीनों में सबसे कमजोर था, इसलिए एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर के लिए उनसे मिलना आश्चर्यजनक था। यदि यह सच होता तो लाभ स्पष्ट थे। जब दोनों ने ये सुना तो वे चुप नहीं बैठे रहे और इस मामले को सत्यापित करने के लिए रात भर संप्रदाय में पहुंचे। हान ली की गहन साधना को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद अब उनके संदेह दूर हो गए थे। हान ली के सीट लेने के बाद ही अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण करने का साहस किया। स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के मास्टर के अलावा अन्य फाउंडेशन प्रतिष्ठान के कृषक बस किनारे पर खड़े थे। जी उपनाम वाली महिला ने सुखद आवाज में कहा, क्या सीनियर को रिकॉर्ड हॉल में रहने से कुछ हासिल हुआ है? यदि वरिष्ठ रुचि रखते हैं तो हमारे पास इस मामले पर कुछ रिकॉर्ड भी हैं। हालांकि हमारी घाटी तावीज शोधन तकनीकों में विशेष रूप से कुशल नहीं है। हान ली ने महिला को देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे जल्द ही लिंजियांग प्रांत के लिए प्रस्थान करना होगा। चांग उपनाम वाला व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाया, क्या सीनियर का मतलब उन भयंकर बार ड्रैगन से निपटना है? ओह, आप इसके बारे में जानते हैं? हान ली ने बदले हुए भाव से पूछा। कृषक चांग ने झिझकते स्वर में कहा, लिंजियांग प्रांत की यात्रा करने वाले सभी कृषक भीषण बाढ़ के ड्रैगन के लिए जा रहे हैं। मुझे डर है कि सीनियर की जानकारी बहुत नई नहीं है। हान ली की अभिव्यक्ति डूब गई और उसने धीरे से कहा, मुझे ये खबर आधे साल पहले एक बाजार में मिली थी। चूंकि फ्लड ड्रैगन ग्रेड 7 के आसपास है, इसलिए अन्य किसानों द्वारा उनका इतनी जल्दी शिकार नहीं किया जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, बूढ़े आदमी वेन ने जल्दी से समझाया। वास्तव में कुछ समय पहले वे घात लगाकर एक बार ड्रैगन को मारने में कामयाब रहे थे, लेकिन बाढ़ के ड्रैगनों ने जमकर जवाबी कार्रवाई की और बदले में कई किसानों को मार डाला। यहाँ तक कि एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर भी था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। नेसेंट सोल कल्टीवेटर कैसे घायल हुआ? हान ली ने आश्चर्य से पूछा। ओल्ड मैन वेन ने उत्तर दिया, उनके बीच एक परिवर्तित ग्रेड 8 नीला बार ड्रैगन दिखाई दिया था। घात लगाकर बैठे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। जबकि साउथ सीज संप्रदाय ने कई बुजुर्गों को भेजा था, वे केवल बार ड्रैगन के समूह को पीछे हटाने में सक्षम थे।
बाढ़ के ड्रैगनों ने किनारे के कई द्वीपों तक अपना रास्ता बना लिया था और वहां छिप गए थे, अक्सर आसपास के अकेले किसानों और नश्वर जहाजों पर हमला करते थे। यदि नैसेंट सोल कृषक समूहबद्ध होकर उन पर एक साथ हमला करते हैं, तो बाढ़ ड्रैगन बर्फ से बचने की तकनीकों का उपयोग करके तुरंत समुद्र की गहराई में भाग जाएंगे। उनके हमले तेज हो गए हैं, हाल ही में खतरनाक और कहीं अधिक परेशानी भरा। मैंने सुना है कि साउथ सीज संप्रदाय ने पहले से ही कई उच्च श्रेणी के कृषकों को शिकार की तैयारी के लिए जेड ब्लॉसम द्वीप पर इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि ग्रेड 8 बाढ़ ड्रैगन शायद ही कभी देखे जाते हैं। ग्रेड 8 का बाढ़ ड्रैगन, हान ली ने शांत भाव से खुद से कहा। उसे ग्रेड 8 के वेनोमस फ्लड ड्रैगन की याद आ गई जिसे उसने पिछले दिनों मार डाला था। हालांकि राक्षस जानवर केवल 8वीं कक्षा का था, उनके पास एक सच्ची ताकत थी जो एक मध्य नवजात आत्मा कृषक से भी परे थी। इसके अलावा जब ये समुद्र में था तो इससे निपटना विशेष रूप से कठिन था। हालांकि हानली को ब्लू फ्लड ड्रैगन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उन्होंने पूछा, मुझे याद है कि उनके बीच एक लाल अग्नि विशेषता वाला फ्लड ड्रैगन था, विशेष रूप से एक स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन। क्या ये सच है? कल्टीवेटर चांद को इस मामले के बारे में बहुत कुछ पता था और उसने तुरंत उत्तर दिया, उनके बीच एक लाल फ्लड ड्रैगन प्रतीत होता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन है। इससे हो जाएगा। हान ली ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। जब हॉल में मौजूद अन्य लोगों ने देखा कि हान ली के चेहरे पर आराम आ गया है, तो उन सभी ने राहत की सांस ली। उस पल में ओल्ड मैन वेन और अन्य दो ने एक दूसरे पर नजर डाली। फिर उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सीनियर हान की खेती काफी विशाल है। निश्चय ही आप किसी महान संप्रदाय के बुजुर्ग होंगे। हान ली ने तीनों पर नजर डाली और एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। हे, मैं एक सुदूर क्षेत्र से आया हूँ। मैं ग्रेट जिन में किसी भी संप्रदाय का बुजुर्ग नहीं हूँ। हान ली की तेज नजर ने समूह को चौंका दिया था, लेकिन उसके शब्दों को सुनकर वे खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक पल की झिझक के बाद बूढ़े आदमी वेन ने सावधानी से पूछा, चूंकि सीनियर ने पहले से ही आत्मा वशीकरण तावीज पर शोध किया है, वह इसके बारे में क्या सोचता है? क्या यह आपके ध्यान देने योग्य है? हान ली ने आह भरी और स्पष्ट रूप से कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके संप्रदाय में प्रवेश करूं? हान ली का दुखी स्वर सुनने के बाद बूढ़े आदमी वेन चिंतित हो गए और तुरंत समझाया, कृपया गलत मत समझिए वरिष्ठ। मैं इतना असाधारण अनुरोध करने का साहस नहीं कर सकता। मैं केवल ये पूछना चाहता था कि क्या वरिष्ठ हमारे 3 संप्रदायों के संयुक्त अतिथि बुजुर्ग बनने के इच्छुक है? एक अतिथि बुजुर्ग। हान ली ने जल्द ही अपनी आंखें सिकोड़ ली। ग्रेट जिन में छोटे और मध्यम श्रेणी के संप्रदाय अक्सर उच्च श्रेणी के आवारा कृषकों के लिए एक संप्रदाय की स्थिति रखते थे। हालांकि स्थिति एक सामान्य बुजुर्ग के समान ही लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसमें काफी अंतर थे। छोटे संप्रदायों में अतिथि बुजुर्ग केवल नाम के ही थे। अतिथि बुजुर्गों को संप्रदाय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है और वे उनके आदेशों के लिए बाध्य भी नहीं होंगे। आमतौर पर उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता केवल तभी महसूस होती है जब उनके संप्रदाय दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। हालांकि ये सहायता भी अनिवार्य नहीं थी और बुजुर्ग की मनोदशा पर निर्भर करती थी। अतिथि बुजुर्गों को उनकी स्थिति के अनुसार उचित वेतन भी दिया जाता था और कभी कभी उन्हें सामान्य बुजुर्गों से भी अधिक भुगतान किया जाता था। ग्रेट जिन में अतिथि बुजुर्ग की स्थिति व्यापक होने का कारण छोटे संप्रदायों की विशाल संख्या और तुलनात्मक रूप से नवजात आत्मा कृषकों की कमी थी। छोटे समूहों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि मध्य श्रेणी के संप्रदायों को भी कभी कभी नवजात आत्मा साधक की कमी महसूस होगी। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए एक आवारा नवजात आत्मा कृषक के समर्थन के लिए अपना सबसे कठिन प्रयास करना स्वाभाविक होगा। लेकिन आमतौर पर आवारा उच्च श्रेणी के कृषकों को एक संप्रदाय के प्रतिबंधों में प्रवेश करना अपमानजनक लगता था, लेकिन वे मुआवजे के प्रलोभन में पड़ जाते थे। फलस्वरूप अतिथि अग्रज का पद अस्तित्व में आया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 964
भीषण बार ड्रैगन। जब हान ली ने स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के बुजुर्ग को इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक उल्लेख करते हुए सुना, तो उसके गाल हल्के से मुस्कुराने से पहले हिल गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। आपने कैसे सोचा कि मैं अतिथि बुजुर्ग बनने के आपके अनुरोध का जवाब दूंगा आपके 3 संप्रदायों में से? ये देखकर बूढ़े आदमी वेन की आशंका शांत हो गई कि हान ली नाराज नहीं था और उसने जल्दी से समझाया, हम समझते हैं कि हमारे जैसे छोटे संप्रदायों के पास हमारे रोजगार में प्रवेश करने के लिए वरिष्ठ के लिए योग्यता नहीं है, इसलिए हमें अपने विवाद को निपटाने के लिए केवल आपकी आवश्यकता है और हमें सुरक्षा के रूप में आपके नाम का उपयोग करने की अनुमति दें। हम अब और परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हान ली ने पलकें झपकाते हुए कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे केवल एक बार अभिनय करना होगा और भविष्य में मुझे तुम्हारी देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये सही है। निस्संदेह हम बिना कुछ लिए वरिष्ठ कार्य नहीं करेंगे। चूंकि आप तावीज शोधन तकनीकों में रुचि रखते हैं, हमारा स्वर्गीय तावीज संप्रदाय आपको स्पिरिट फॉर्म तावीज तकनीक प्रदान करने के लिए तैयार है। गोल्ड मिस्ट माउंटेन और ब्राइट यांग संप्रदाय भी अपनी विरासत तकनीकें आपको सौंपेंगे। इसके अतिरिक्त हमने हजारों स्पिरिट स्टोन तैयार किए हैं। हमें उम्मीद है कि सीनियर उन्हें स्वीकार करेंगे। बूढ़े आदमी वेन को पता था कि अगर वह चालाक बनने की कोशिश करेगा तो वह केवल हान ली को नाराज करेगा, इसलिए उसने इसके बजाय सीधे स्वर में बात की। 10,000 स्पिरिट स्टोन? हान ली ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये वास्तव में बहुत कम स्पिरिट स्टोन है, लेकिन हम हर साल स्पिरिट स्टोन की एक बड़ी मात्रा की पेशकश जारी रखने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त हम स्पिरिट फॉर्म तावीज प्रदान करने के इच्छुक हैं, जिसे हमारे संस्थापक ने मूल रूप से आपके लिए परिष्कृत किया था। वरिष्ठ के पास ऐसी वस्तु को परिष्कृत करने की क्षमता होनी चाहिए। बूढ़े आदमी वेन ने दांत पीसते हुए इस तरह से बात की मानो यह अंतिम शर्त हो जो वह पेश कर सकता है। आपका संस्थापक? क्या आपका मतलब दाववादी स्वर्ग तावीज से है? हान ली की अभिव्यक्ति में हलचल होने लगी। संप्रदाय के मास्टर यूजेन ने फिर पहल करते हुए कहा, ये सही है। मुझे वरिष्ठ को बताना होगा कि यद्यपि संप्रदाय के संस्थापक अपनी महानता प्रदर्शित करने में सक्षम थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि हमारे संप्रदाय की बाद की पीढ़ियां इस वस्तु को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं थी। इस प्रकार बाहरी संप्रदाय ने अनगिनत वर्षों तक ताबीज को पारित किया और देखा कि समय के साथ खजाने की आध्यात्मिक प्रकृति धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन हम कुछ भी करने में असहाय थे। यदि सीनियर इसका उपयोग करने में सक्षम है तो यह इस समस्या को भी हल कर देगा। तुम्हारे संप्रदाय के पास अभी भी ऐसा खजाना है? मैं देखना चाहता हूँ, हान ली ने थोड़े उत्साह के साथ कहा। बूढ़े आदमी वेन हान ली की दिलचस्पी देखकर खुश हुए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, मार्शल नेफ्यू युक्त ताबीज निकालो और सीनियर को इसे देखने दो। यद्यपि उनके पास स्वर्गीय ताबीज संप्रदाय में सबसे अधिक खेती थी, संस्थापक का मूल स्पिरिट फॉर्म ताबीज कुछ ऐसा था जिसे केवल संप्रदाय के गुरुओं द्वारा रखा गया था। हाँ मार्शल अंकल, यूजेन ने तुरंत अपनी भंडारण थैली पर हाथ मारा और एक पीली लकड़ी का डिब्बा मंगवाया, फिर उसे दोनों हाथों से हानली को सौंप दिया। जब हानली ने ये देखा तो उसने बस अपना हाथ हिलाया और मामले को अपने हाथ में ले लिया। फिर उसने अपनी निगाहें नीची की और उसकी जांच की। लकड़ी का बक्सा चमकते सुनहरे ताबीज की सीलिंग के अलावा साधारण और सादा था। हान ली ने अपनी भौहें उठाई और बॉक्स पर अपना हाथ मारा, जिससे ताबीज प्रकाश की चमक में उड़ गया। कोर फॉर्मेशन के 3 बुजुर्ग विशेष रूप से चिंतित थे, लेकिन अन्य किसान उदासीन लग रहे थे। सीलिंग ताबीज को उतारने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना कुछ ऐसा नहीं था जो सामान्य साधक कर सकते थे। न केवल उनकी साधना विशाल होनी चाहिए, बल्कि जादुई शक्ति पर उनका नियंत्रण एक अथाह स्तर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस क्षमता के बारे में केवल अफवाहों से सुना था, लेकिन अब जब उन्होंने हानली को शांति से इसे प्रदर्शित करते देखा, तो वे उसे और भी अधिक सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। शुद्ध लकड़ी विशेषता आध्यात्मिक क्यूई से बनी चमचमाती नीली रोशनी का एक बादल छोड़ने के लिए बॉक्स खोला गया। हान ली को गहरा सदमा लगा।
ओल्ड मैन वेन ने जो कहा उसके अनुसार ये तावीज कई वर्षों से अपनी आध्यात्मिक प्रकृति खो रहा था, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी अधिक खुश किया वह ये थी कि यह स्पिरिट फॉर्म तावीज वास्तव में एक लकड़ी विशेषता तावीज था, कुछ ऐसा जो उनकी खेती तकनीक को काफी हद तक पूरक करेगा। ये इसका पालन पोषण करना बहुत आसान हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए हान ली ने चमकते ताबीज की जांच करना शुरू कर दिया। ताबीज एक हाथ के आकार का था और पन्ना हरे रंग का था, लेकिन सुनहरे और चांदी के अक्षर एक रहस्यमय प्रदर्शन में इसे हल्के से घेरे हुए थे। हालांकि जिस चीज ने हान ली का ध्यान आकर्षित किया वह केंद्र के चारों ओर घूमती हुई फीकी बैंगनी रोशनी की एक छोटी सी गेंद थी। हान ली ने अपने हाथ को नीला प्रकाश की एक परत से ढक लिया और ताबीज की ओर बढ़ा। फिर प्रकाश की एक चमक में ताबीज कांप उठा और बक्से से बाहर निकल गया। हान ली की अभिव्यक्ति ये देखकर डूब गई कि वह बच गया। फिर उसने मुट्ठी बनाई और एक मायावी हाथ ने ताबीज को हवा में ही पकड़ लिया। इससे पहले कि अन्य किसान अपना आश्चर्य दिखा पाते, प्रकाश का हाथ गायब हो गया और ताबीज हान ली की मुट्ठी में था। हान ली ने अपने हाथ में लहराते ताबीज को देखा और मुस्कुराया। तो ये स्पिरिट फॉर्म ताबीज है। ये काफी प्रभावशाली है। मैंने सुना है कि डाओइस्ट हेवन टेलिस्मैन एक दिवंगत सोल स्टेज कल्टीवेटर था। इस ताबीज को पोषित करने के लिए जिस खेती का उपयोग किया गया था, उसे देखते हुए सामान्य कृषकों के लिए इसे परिष्कृत करना आसान नहीं होगा। और अगर इसे पूरी तरह से परिष्कृत भी कर दिया जाए तो भी इसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और इसे और अधिक पोषण की आवश्यकता होगी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कुछ ही दशकों में किया जा सकता है। यदि अनुचित तरीके से किया गया तो इसमें 100 साल से अधिक का समय लग सकता है। ये सुनते ही बूढ़े आदमी वेन और दूसरे ने एक दूसरे पर नजर डाली। उसने उदास मन से पूछा, क्या सीनियर को ये ताबीज लगता है? वह वही होगा जो एक प्रारंभिक नवजात आत्मा साधक कहेगा। चूंकि मैं लकड़ी विशेषता साधना कला के मध्य चरण में हूँ, इसलिए मेरे लिए इस तावीज को परिष्कृत करना आसान होगा। हान ली ने उदासीनता से बात की, लेकिन वास्तव में ऐसी बहुत सी बातें थी जो हान ली ने नहीं कही। हालांकि तावीज को निखारने में उसे काफी समय लगेगा, लेकिन और अधिक तराशने पर तावीज निश्चित रूप से अपनी मूल ताकत से अधिक हो जाएगा। तो सीनियर सहमत हैं? बूढ़े आदमी वेन ने खुशी से पूछा। हॉल में मौजूद अन्य कृषक आशा भरे चेहरों के साथ हान ली की ओर देख रहे थे। अभी तक नहीं। सबसे पहले मुझे उस समस्या के बारे में बताएं जो आप मुझसे हल करवाना चाहते हैं। अगर यह बहुत परेशानी भरा ना हो तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, हान ली ने कहा। फिर उसके हाथ हिलाने से ताबीज लकड़ी के बक्से में वापस आ गया और एक बार फिर से सील कर दिया गया। बूढ़ा आदमी वेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि हान ली इस मामले पर विचार करेगा और जल्दी से समझाने लगा, बेशक। सच तो यह है कि यह मामला आपके लिए महज एक मामूली प्रयास ही होना चाहिए। यह मामला उस बाजार से संबंधित है जिसे हम साझा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से हान ली ने शांति से उसकी बात सुनी और 1/4 घंटे बाद वह संप्रदाय से बाहर निकला और उत्तर की ओर चला गया। कई दिन बीत चुके थे और हुआयुवान प्रांत में मध्यम महत्व का एक मामला घटित हुआ था। स्वर्गीय तावीज संप्रदाय के अतिथि एल्डर हान अचानक डेविल डाओ के यान फिएंट संप्रदाय में पहुंचे। अपनी विशाल क्षमताओं और साधना को देखते हुए वह यान फिएंट संप्रदाय के एकमात्र नेसेंट सोल बुजुर्ग को आसानी से हराने में सक्षम था और उसके बाद जल्दी ही चला गया। अगले दिन स्पिरिट विंड संप्रदाय, जिसे पहले यान फिएंट संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, ने अचानक अपने बाजार को एक दूर के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। अज्ञात को उजागर करें, अकल्पनीय को उजागर करें। ऑडियो बुक्स 108। इतना ही नहीं बल्कि अन्य छोटे और मध्यम आकार के संप्रदाय जो कुछ भी सुना उससे चिंतित हो गए और उन सभी ने पास के क्षेत्र को छोड़ दिया, जिससे स्वर्गीय तावीज संप्रदाय और उनके सहयोगियों को पूर्ण नियंत्रण मिल गया। कुछ समय के लिए तीनों संप्रदायों को विजय महसूस हुई। विशेष रूप से 3 बुजुर्गों को लगा कि उनका निवेश सफल हो गया है।
उनकी रक्षा करने वाले मध्य नवजात आत्मा अतिथि बुजुर्ग के नाम के साथ, उन्होंने माना कि वे अगले 100 वर्षों में ताकत बढ़ाने में सक्षम होंगे। उस समय हुआयुआन प्रांत के शीर्ष संप्रदाय दक्षिण सागर संप्रदाय ने एक साथ बार ड्रैगन विनाश शिकार का आह्वान किया था। कुछ ही दिनों में वे 200 से अधिक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर और 10 नेसेंट सोल कल्टीवेटर इकट्ठा करने में कामयाब रहे। बाद में वे अलग हो गए, छुपे हुए बार ड्रैगन के लिए पास के समुद्र के विभिन्न क्षेत्रों को साफ करने के लिए अलग अलग दस्तों में। वे कभी कभी कुछ निम्न श्रेणी के राक्षस जानवरों को ढूंढ लेते थे और उन्हें खत्म कर देते थे। आखिरकार मानव कृषकों ने गति पकड़ी और एक ही चाल में शिकार पूरा करने की योजना बनाई। हालांकि फ्लड ड्रैगन्स काफी चालाक थे और जब उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो वे कई महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपे रहे। उनका कोई और सुराग न मिलने पर किसानों के एक हिस्से ने अपना धैर्य खो दिया और शिकार करना छोड़ दिया। जैसे जैसे आगे के महीने बीतते गए, अब केवल लगभग 100 कृषक ही शिकार में बचे थे। जहां तक नेसेंट सोल कृषकों की बात है, उनकी संख्या अब 7 थी। इतनी संख्या में कृषकों के साथ वे अब बड़ी ताकत से कार्य करने में सक्षम नहीं थे और बार ड्रैगन को एक अवसर मिला। वे तुरंत आगे बढ़ने लगे। उन्होंने न केवल अकेले किसानों पर हमला करना शुरू कर दिया, बल्कि ग्रेड 8 ब्लू फ्लड ड्रैगन ने कभी कभी किसानों के दस्तों पर भी हमले शुरू कर दिए। हालांकि इन दस्तों का नेतृत्व नेसेंट सोल कल्टीवेटर करेंगे, लेकिन ग्रेड 8 फ्लड ड्रैगन में महान क्षमताएं थी और इसकी बर्फ से बचने की तकनीकें पूर्णता तक पहुंच गई हैं। प्रत्येक हमले के बाद ये तुरंत किसी भी आगे के संघर्ष से बच जाएगा। परिणाम स्वरूप ये बिना किसी चोट के कई कोर फॉर्मेशन काश्तकारों को निगलने में सक्षम था। शेष कृषक पूरी तरह से डर गए थे और दक्षिण सागर संप्रदाय ने खुद को एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच पाया। वे केवल अधिक किसानों को इकट्ठा करना जारी रख सकते थे ताकि वे शिकार फिर से शुरू कर सकें। एक दिन नेसेंट सोल कल्टीवेटर के नेतृत्व में 1 दर्जन कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का एक समूह धीरे धीरे समुद्र के पार उड़ रहा था। उन्होंने अपने चारों ओर अपनी आध्यात्मिक समझ को सावधानीपूर्वक जारी कर दिया था और अपने नीचे के समुद्र को देखने का अतिरिक्त ध्यान रखा था। इन कृषकों में हान ली भी था, जो एक हल्के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के भेष में था। वह समूह में सबसे पीछे उड़ रहा था, अपनी झुंझलाहट के विपरीत शांत भाव से। जब बार ड्रैगन को नष्ट करने का आह्वान किया गया, तो हान ली ने स्थिति का लाभ उठाने की उम्मीद में कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के रूप में उनके रैंक में प्रवेश किया। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि इस दौरान उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। जब से बाढ़ के खतरे फिर से सामने आए हैं, गश्त पर निकले सभी दस्तों पर 1 या 2 बार घात लगाकर हमला किया गया है। वह जिस दस्ते में शामिल हुआ वह एकमात्र ऐसा दस्ता था जिसका किसी से सामना नहीं हुआ था। इससे हान ली अवाक रह गए। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसकी किस्मत अद्भुत थी या बिल्कुल भयानक। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 965 बार ड्रैगन से लड़ना। वर्तमान में हान ली की पार्टी जेड ब्लॉसम द्वीप के पश्चिम में हजारों किलोमीटर दूर थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। कुछ दिन पहले काश्तकारों के एक दल पर ग्रेड 8 के ब्लू फ्लड ड्रैगन ने घात लगाकर हमला कर दिया था। हालांकि बार ड्रैगन काफी चालाक था और आसपास के क्षेत्र में रहने की संभावना नहीं थी, दक्षिण सागर संप्रदाय ने उन्हें यह देखने के लिए खोज पर भेजा था कि क्या वे कोई अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब इतने सारे लोगों की उपस्थिति में हान ली अपनी आध्यात्मिक समझ का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका या वह अपने दस्ते का नेतृत्व करने वाले नेसेंट सोल कल्टीवेटर का ध्यान आकर्षित करने का जोखिम उठाएगा, वह समय से पहले बार ड्रैगन के निशान का पता लगाने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक भावना जारी कर सका, जो उसके चारों ओर 5 किलोमीटर और समुद्र की सतह पर था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, उन्होंने अपनी अधिकांश खोज पूरी कर ली, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अचानक सामने एक कृषक आश्चर्य से चिल्लाया, वह क्या है? ये सुनने के बाद हान ली ने अपना ध्यान समुद्र से आकाश की ओर लगाया और 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैले बादलों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। स्टोरी वर्ज में खुद को डुबो दें। ऑडियो बुक्स 108।
समूह में हंगामा मच गया और उनमें से एक खुशी से चिल्लाया, यह अच्छा है। भीतर एक उच्च कोटि का राक्षस जानवर होना चाहिए। ऐसा ना करें, इसे भागने दो। अधिक सतर्क कृषकों में से एक ने झिझकते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है। वे बाढ़ वाले ड्रैगन आमतौर पर हमें देखते ही भाग जाते हैं। तो फिर वे हमसे संपर्क करने की पहल क्यों करेंगे? क्या उनके पास किसी प्रकार की योजना है? दस्ते का नेतृत्व करने वाला नेसेंट सोल कल्टीवेटर एक बड़ा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसने सुनहरे वस्त्र पहने थे। जब उसने दोनों की बात सुनी तो वह भौंचक्का रह गया और अनजाने में उनकी ओर मुड़ गया। हालांकि उसका चेहरा अचानक उदास हो गया और वह जोर से चिल्लाया, सावधान! राक्षस जानवर दूसरी दिशा से हमारी ओर आ रहे हैं। जब समूह ने ये सुना तो वे भयभीत होकर कार्रवाई करने लगे। उन सभी ने अपना जादुई खजाना उगल दिया और खुद को युद्ध के लिए तैयार कर लिया, लेकिन जहां तक नजर जा सकती थी, उन्हें किसी राक्षसी जानवर का कोई निशान नहीं मिला। कृषकों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही वे बोलने ही वाले थे, एक कान भेदी दहाड़ ने हवा को हिला दिया। तभी दूर से तरह तरह के रंग बिरंगे बादल दिखाई देने लगे। वे लगातार झुकते रहे और भीतर से बाढ़ वाले ड्रैगन की धुंधली छायाएं प्रकट करते रहे। लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय था वह पूर्व और पश्चिम में दो विशेष रूप से बड़े राक्षस बादल थे, जो क्रमशः लाल और नीली रोशनी में चमक रहे थे, जिससे एक भव्य प्रदर्शन हो रहा था। इस नजदीकी दूरी पर किसान बादलों में मौजूद बाढ़ ड्रैगन की डरावनी शक्ति को महसूस कर सकते थे। अधिकांश लोग आतंक से पीले पड़ गए और उनमें से एक ने तो डर के मारे खुद को खो दिया और चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? 2 ग्रेड 8 राक्षस जानवर, एक और ग्रेड 8 बाढ़ ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ था। वे अब उन पर घात लगाकर हमला करने से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि अब उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहते थे। शिकारी शिकार में बदल गए हैं। दस्ते का नेता अभी भी परिस्थितियों में शांत रहने में सक्षम था और वह जोर से चिल्लाया, घबराओ मत। जल्दी से अन्य दस्तों को संदेश भेजें। दुश्मन का सामना करने के लिए समूहों में विभाजित हो। उन्हें एक साथ इकट्ठा न होने दें, उनकी ताकत और भी ज्यादा हो जाएगी। और भागने की कोशिश भी मत करो। अपनी जल संचलन तकनीकों के साथ वे हमें एक एक करके बाहर निकालने में सक्षम होंगे। आदेशों ने समूह को स्थिर कर दिया और कई लोगों ने तुरंत आकाश में ध्वनि संचरण तावीजों की झड़ी लगा दी। नेता ने फिर उदास होकर कहा, मैं जाऊंगा और ग्रेड 8 के बाढ़ ड्रैगन में से एक से निपटूंगा। चोरी की तकनीक में कुशल 2 कृषकों को कुछ समय के लिए कब्जा बनाए रखने के लिए दूसरे को बांध देना चाहिए। आपको इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी के लिए जाओ और ग्रेड 7 बाढ़ ड्रैगन को रोको। लेकिन इस बार काश्तकार निराशा से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालांकि ये कृषक उनके समकक्ष साबित नहीं हो सके, लेकिन वे कुछ समय के लिए ग्रेड 7 बाढ़ ड्रैगन से जीवित रहने में आश्वस्त थे। लेकिन क्या ग्रेड 8 बाढ़ ड्रैगन के खिलाफ लड़ने के लिए उनमें से केवल 2 के लिए यह बहुत अधिक मांग नहीं थी। भले ही ये केवल समय के लिए रुकने के लिए ही क्यों न हो, सामान्य कृषक लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अगर 2 से काम नहीं चलेगा तो चलो 3 ले ले। उनके नेता उत्सुकता से बोले। कुछ देर बाद ही गड़गड़ाहट की आवाज आए और एक आश्चर्यजनक दृश्य घटित हुआ। उनके समूह का एक साधारण किसान अचानक तीव्र गति के साथ आकाश में उड़ गया, और जब वह गहरे लाल रंग के बादल की ओर उड़ रहा था तो वह चकाचौंध करने वाली नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गया। एक नवजात आत्मा कृषक नवजात आत्मा के मध्य चरण में उपस्थित लोग आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों से चिल्ला उठे। उनके नेता भी खुश हुए। क्या ऐसा हो सकता है कि दक्षिण सागर संप्रदाय को लगा हो कि कुछ गड़बड़ है और उसने मेरे समूह में एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर को छिपा दिया है? उस विचार के साथ उसने अपनी दृष्टि आने वाले नीलमणि बादल पर घुमाए और बिना किसी अन्य विचार के उसकी ओर बढ़ गया। ये देखकर कि 2 सबसे बड़े खतरों को नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा था, दस्ते का मनोबल बढ़ गया और वे अन्य आने वाले राक्षस बादलों को रोकने के लिए अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। जल्द ही हर दिशा में रोशनी चमकने लगी, जिसके बाद दूर तक विस्फोटों की आवाजें आने लगी।
लेकिन दूसरों के विपरीत हान ली के सामने बादल वह गतिहीन रहा, क्योंकि उसके चारों ओर लाल रंग का नरकंकाल का समुद्र जल रहा था। वह हल्की बैंगनी लपटों की एक परत द्वारा संरक्षित था, और यह केवल कभी कभार गाने की कर्कश आवाज निकालता था, एक ऐसी ध्वनि जो अन्य लड़ाइयों से गूंजने वाली गड़गड़ाहट की तुलना में कुछ भी नहीं थी। उसके सामने 100 मीटर की दूरी पर एक रूपांतरित आधा मानव दानव जानवर था। वह आग की लपटों से घिरा हुआ था और हानली को घूरकर देख रहा था। यद्यपि दानव अधिकतर मानव प्रतीत होता था, उसका शरीर चमचमाती मुट्ठी के आकार के लाल रंग के तराजू से ढका हुआ था और उसके शरीर से ज्वाला के विभिन्न आकार के तार निकल रहे थे। हान ली ने व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, तो यह वास्तव में एक स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन था। मैं आने में सही था। आपका पैमाना ग्रेड 7 के पैमानों से कहीं अधिक प्रभावी साबित होगा। तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो। रूपांतरित स्कारलेट फ्लड ड्रैगन ने व्यापक रूप से मुस्कुराने से पहले बर्फ सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए हानली को एकटक घूरकर देखा। तभी उसकी आंखों से हरी चमक के साथ उसके चारों ओर का ज्वाला स्तंभ एक आश्चर्यजनक दबाव के साथ बढ़ गया। बार ड्रैगन के भयंकर प्रदर्शन के बावजूद वह वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा था। जिस कृषक ने उस पर आक्रमण किया वह न केवल नवजात आत्मा के मध्य चरण में था, बल्कि उसकी बैंगनी बर्फ विशेषता वाली लपटें अत्यधिक घातक थीं। इन अजीब लपटों ने उसकी खुद की मेहनत से तैयार की गई दानव लपटों को रोक दिया, और यह उसकी अपनी क्षमताओं को काफी हद तक सीमित कर देगा। इसके अलावा हान ली के शांत रवैये के कारण किसी अज्ञात कारण से उसका दिल कांप उठा था। बार ड्रैगन को हल्का सा एहसास हुआ कि जल्द ही उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, और वह और भी अधिक बेचैन हो गया। हान ली ने हंसते हुए और उदासीनता से कहा, मेरे यहाँ आने का कारण ये था कि मैंने सुना था कि ग्रेड 7 बार ड्रैगन थे। अब जब आप यहाँ हैं, तो मुझे उन छोटे मोटे पुरस्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। हालांकि मुझे तुम्हें मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम इस स्तर तक विकसित होने में सक्षम थे और मैं तुम्हें जाने देने को तैयार हूँ। क्या ख्याल है कि आप अपनी गर्दन पर महत्वपूर्ण तराजू सौंपने की पहल करें और अन्य बार ड्रैगन को विदा करें? मेरे महत्वपूर्ण तराजू। आपका लहजा वाकई बोल्ड है। क्या एक तुच्छ मध्य नवजात आत्मा कृषक इतना अहंकारी होने का साहस करता है? आइए देखें कि राख में बदल जाने के बाद भी आपका रवैया कायम रहेगा या नहीं। हान ली के शब्दों ने बार ड्रैगन को गुस्से में डाल दिया था। महत्वपूर्ण तराजू एक ऐसी चीज थी जिसे एक बार ड्रैगन ने तब से अपने पास रखा था जब से वे पैदा हुए थे और अपूरणीय थे। जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए, उनकी अधिकांश जादुई शक्ति और जीवन शक्ति एक दानव कोर के समान उनके तराजू में विकसित होती गई। यदि खो गए तो वे अपनी लगभग आधी खेती खो देंगे। क्रोधित होकर अर्ध मानव बार ड्रैगन ने विकृत करना शुरू कर दिया और एक नर्म धमाका हुआ। इसके चारों ओर का ज्वाला स्तंभ बिखर गया, जिससे 20 मीटर लंबा और मीटर मोटा लाल रंग का बार ड्रैगन दिखाई देने लगा। उसके मन में मूल डर की जगह हान ली को टुकड़े टुकड़े कर देने की प्यास ने ले ली। जैसे ही जानवर ने अपना राक्षस रूप प्रकट किया, उसने अपना मुंह खोला और हान ली की ओर लाल रंग के लावा की एक धारा उगल दी। जब उसने ये देखा, तो उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई और बुदबुदाया, सांद्रित लपटें। इस दानव ज्वाला को अच्छी तरह से विकसित किया गया है। ऐसा लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। इतना कहने के बाद हान ली ने रुकने की हिम्मत नहीं की। अपने सिर के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारते हुए उसने स्नो क्रिस्टल मोती उगल दिया। जैसे ही मोती प्रकट हुआ, वो तुरंत मुट्ठी के आकार तक फैल गया और सीधे हमले का सामना करने के लिए आगे उड़ गया। उसी समय हान ली धीरे से बोला और एक छोटा मंत्र बुदबुदाने से पहले मोती की ओर इशारा किया। मोती बैंगनी रंग की ज्वाला में प्रज्वलित हो गया, जिससे तुरंत ही प्रचंड ज्वाला वाला एक 3 मीटर लंबा बार ड्रैगन बन गया, जिसके मुंह में मोती दबा हुआ था। जैसे ही बैंगनी ड्रैगन ने आकार लिया, वह लावा भाप से मिलने के लिए आगे बढ़ा। एक तेज झटके के साथ एक सफेद धुंध अचानक हवा में भर गई और उन दोनों को घेर लिया।
बैंगनी लौ ड्रैगन अपने मुंह में मोती का उपयोग बैंगनी लौ की एक धारा को उगलने के लिए कर रहा था, धीरे धीरे लावा को पीछे धकेल रहा था। जब लाल रंग की बाढ़ आती है, ड्रैगन ने ये देखा, उसके चेहरे से डर का संकेत झलक गया। लेकिन जल्द ही उसकी आंखों से एक अशुभ चमक निकली और उसके शरीर से लाल रंग की रोशनी चमकी और उसने एक भयंकर चीख निकाली। हान ली के आसपास आग की लपटों का समुद्र शोर से भड़क गया और विपरीत दिशाओं से उसे कुचलने के लिए आग की 2-30 मीटर ऊंची लहरें बनने लगी। जब हान ली ने यह देखा तो वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसने अपने हाथों को एक साथ थपथपाया और फिर लावा की लहरों की ओर इशारा करने के लिए उन्हें अलग कर दिया। उसके सामने बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और एक स्पष्ट छल्ला बज रहा था। शानदार बर्फ का एक चमकदार 100 मीटर ऊंचा पहाड़ अचानक उसके चारों ओर संघनित हो गया, जिसने लावा के आने वाले ज्वार को मजबूती से रोक दिया। इस पर बार ड्रैगन धुंधला हो गया और उसके शरीर की लंबाई मात्र 3 मीटर रह गई। जैसे ही ऐसा हुआ, जानवर ने लावा उगलना बंद कर दिया और लाल रंग की लकीर में हान ली की ओर गोली चला दी। उसने पलक झपकते ही 60 मीटर की दूरी तय की और अपने पंजों को नीचे की ओर मारना शुरू कर दिया। अब जब बार ड्रैगन ने देखा कि उसका नरक हान ली के खिलाफ अप्रभावी था, तो उसने उसे अपने पंजों से मारने की योजना बनाई। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड, अध्याय 966। बार ड्रैगन का विनाश। जब स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन उसके पास आया, तो हान ली मुस्कुराया। उसकी आस्तीन कांपने लगी और बिना किसी निशान के गायब होने से पहले एक लाल बत्ती उड़ गई। बाद में उसके पीछे से गड़गड़ाहट हुई, जिसके बाद उसकी पीठ पर चांदी सफेद पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चांदी की रोशनी की एक चमक में हान ली गायब हो गया, जैसे ही बार ड्रैगन के लाल रंग के पंजे उस पर हमला करने वाले थे। इससे पहले कि वह चूके हुए हमले से उबर पाता, उसे एक धीमी लेकिन तेज चीख सुनाई दी। वह जितना शांत था, उतना तेज था। एक पारभासी लाल सुई बार ड्रैगन के बगल में आ गई और उसके सिर को छेदने वाली थी। ये वह सुई थी जिसे हान ली ने क्रिस्टलीकृत दानव कोर से परिष्कृत किया था। वर्तमान में बार ड्रैगन की रक्षा करने वाली एकमात्र चीज उसके शरीर के चारों ओर लगी आग की लपटें थीं। जब स्कारलेट फ्लड ड्रैगन ने अंततः सुई को अपनी ओर आते देखा, तो उसे भय में घिरा हुआ महसूस हुआ। प्रतिक्रिया करने का समय न मिलने पर वह केवल अपना सिर एक तरफ घुमा सका, लेकिन वह बहुत धीमा था। हिस! उसने पीड़ा भरी चीख निकाली और अपने पंजे से अपना चेहरा ढक लिया, क्योंकि उसमें से खून आसानी से बह रहा था। उड़ती सुई ने उसके चेहरे पर एक छेद कर दिया था। हालांकि सुई अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन उसमें बार ड्रैगन को गंभीर रूप से घायल करने की शक्ति नहीं थी। इसलिए जैसे ही सुई चुभी, उसने मानसिक रूप से उसे आदेश दिया कि वह तुरंत आकार में कई गुना बढ़ जाए, जिससे घाव की क्षति कई गुना बढ़ जाए। इससे पहले कि बार ड्रैगन उग्र हो जाए, उसने अपने पीछे गड़गड़ाहट की आवाज सुनी, जिसके बाद हान ली की उपस्थिति हुई। उसने अपना हाथ लहराया था और सीधे उसकी ओर 3 मीटर लंबी सुनहरी लकीर छोड़ी थी। स्कारलेट फ्लड ड्रैगन का मूड खराब हो गया और उसने अपने चेहरे पर दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसकी पूंछ रोशनी से टिमटिमा रही थी और आकार में कई गुना बढ़ गई। फिर उसने लापरवाही से हान ली पर हमला कर दिया, इस उम्मीद में कि वह पहले उसे कुचल देगा। हान ली ने फिर भौहें चढ़ा दी। जैसा कि एक सांसारिक आध्यात्मिक जानवर से अपेक्षा की जाती है, वह सामान्य मानव कृषकों के विपरीत प्रतिक्रिया करने में बेहद तेज था, जो उसके बिजली की चाल के हमलों के सामने असहाय थे। एक मानसिक आदेश के साथ गोल्डन स्वॉर्ड स्ट्रेक ने बार ड्रैगन की पूंछ को भेदने के लिए दिशा बदल दी। वह बिना किसी प्रतिरोध के पूंछ के आसपास की लाल बत्ती को भेदकर अलग हो गया था। ये देखकर बार ड्रैगन का दिल कांप उठा और उसने झट से अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति को अपनी पूंछ के तराजू में इकट्ठा कर लिया और उन्हें चमकदार लाल क्रिस्टल में बदल दिया। टकराना। सुनहरी और लाल रंग की रोशनी आपस में जुड़कर एक चकाचौंध कर देने वाली प्रस्तुति बन गई, जिससे हान ली को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
ब्राइट साइट आंखों का उपयोग करने के बाद ही वह देख पाया कि क्या हो रहा था। उसकी कई उड़ने वाली तलवारों से संघनित सुनहरी तलवार बार्ड ड्रैगन की पूंछ को साफ साफ काटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके बजाय ये केवल तराजू को तोड़ने और हड्डी द्वारा मजबूती से रोके जाने से पहले 1/3 रास्ता काटने में कामयाब रहा था। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जादू की मुद्रा में अपने हाथ पकड़ लिए और उड़ती हुई तलवार को पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि बार्ड ड्रैगन की पूंछ ने अत्यधिक ताकत लगाई और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। आइए देखें कि आप अपने जादुई खजाने के बिना कितने समय तक जीवित रहेंगे। बार्ड ड्रैगन बेतहाशा हंसा और उसने अपना मुंह खोला। लाल रोशनी की चमक में मुट्ठी के आकार का मोती उगल दिया। उसका दानव कोर। ये देखते ही हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। बार्ड ड्रैगन को पता था कि वह नुकसान में है और उसने अपना दिल मजबूत कर लिया और इसे जादुई खजाने को फंसाने और जवाबी हमला शुरू करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। हान ली की अभिव्यक्ति अविश्वास में बदल गई और वह जोर से चिल्लाया, धुंधला हो गया और खुद की 3 सटीक प्रतियों में विभाजित हो गया, जिससे बार्ड ड्रैगन को नुकसान हुआ। इससे पहले कि वह पहचान पाता कि कौन सा हान ली असली है, तीनों प्रतियों ने उपहास के साथ अपनी आस्तीनें उछाल दी। प्रत्येक ने 1 मीटर लंबी सुनहरी तलवार की धार छोड़ी। उग्र अलार्म में वह केवल जल्दबाजी में अपने दानव कोर को केंद्र के हमले में तैनात कर सकता था और दोनों तरफ 2 अन्य लोगों से मिलने के लिए अपने चमकते पंजे दिखा सकता था। हालांकि उसने पहले ही हान ली की उड़ती तलवारों की तीव्रता को देख लिया था, लेकिन उसके पास ये पहचानने का कोई तरीका नहीं था कि तीनों में से कौन सा हमला वास्तविक था। यदि उसका दानव मूल सच्चे प्रहार को रोक सकता है, तो उसके जीवन की गारंटी होगी। लेकिन अगर वह चूक गया, तो वह अस्थायी रूप से इसे अपने पंजों से रोक सकता था, क्योंकि वे उसकी पूंछ से भी अधिक कठोर थे, और इस बीच उसे नष्ट करने के लिए अपने राक्षस कोर का उपयोग कर सकता था। ऑडियो बुक्स 108 इस अध्याय को प्रस्तुत करने वाला पहला मंच था। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, एक बहरा कर देने वाला प्रभाव पड़ा। दानव कोर लाल रोशनी की चमक में सुनहरी तलवार की लकीर से टकरा गया था और 10 मीटर पीछे धकेल दिया गया था। तो ये बीच वाली तलवार थी, बार्ड ड्रैगन ने खुशी से सोचा। हालांकि तलवार की 2 अन्य धारियां उसके बगल में शानदार ढंग से चमकी और उसे अपने पंजों में असहनीय दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वे साफ साफ कट गए और उसके शरीर की ओर बढ़ते रहे। बार्ड वाले ड्रैगन ने भयंकर चीख निकाली और जब उसने बचने का प्रयास किया तो उसका शरीर रोशनी से जगमगा उठा। हालांकि बैंगनी लौ तेजी से कमल के आकार में उसके नीचे से निकली और उसे ठंड की परत में ढांक दिया। देरी के उस क्षण में बार्ड ड्रैगन के सिर के चारों ओर चक्कर लगाने से पहले 2 सुनहरी तलवार की धारियां तेज रोशनी से जल गईं। झपट्टा मारकर बार्ड ड्रैगन का सिर उसके शरीर से गिर गया। उसकी गर्दन पर घने तराजू ने थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं किया था। इसके साथ अन्य 2 क्लोन नीली रोशनी की झिलमिलाहट में गायब हो गए थे। अंतिम हमले से पहले हान ली ने अपनी आस्तीन के अंदर एक जादू का इशारा किया था, जिससे उसके शरीर की अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति 2 उड़ने वाली तलवारों में प्रवाहित हो गई थी। परिणाम स्वरूप अंतर्निहित और इकसार की भयावह शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई थी और तलवारें अदम्य बल के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही बार्ड वाले ड्रैगन का सिर नीचे गिरा, हान ली ने एक बार फिर तलवार की 2 धारियों की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट के साथ बिजली के 2 घने बोल्ट तलवारों से निकले, जिससे बार्ड ड्रैगन की लाश जाल में फंस गई। उसकी गर्दन के स्टंप से अचानक एक लाल रोशनी दिखाई दी, जिससे एक छोटा बार्ड ड्रैगन दिखाई दिया जो घबराहट में उड़ गया, लेकिन वह बिजली के जाल में फंस गया। जैसे ही उसने भागने की दिशा बदलने के बारे में सोचा, जाल तेजी से अंदर आ गया और उसे पकड़ लिया। बार्ड ड्रैगन की आत्मा भयभीत हो गई और उसने मुक्त होने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत से जाल पर लाल रंग की लौ उगल दी। जब हान ली ने ये देखा तो उसने ठिठुर कर ठहाका लगाया। जाल जल्द ही 3 मीटर के क्षेत्र में सिकुड़ गया। नेसेंट सोल्स के विपरीत उसने आत्मा को नष्ट करने की योजना नहीं बनाई। उसने एक छोटी जेड बोतल अपने हाथ में ली और बिजली के जाल की ओर इशारा किया।
अनगिनत लंठे जाल के केंद्र की ओर खुलने लगी, और अपने सबसे बड़े प्रयासों के बावजूद फ्लड ड्रैगन्स की आत्मा को भागने की कोई जगह नहीं मिली। जल्द ही उसके चारों ओर एक मुट्ठी के आकार की सुनहरी गेंद बुनी गई, जिसने उसे पूरी तरह से रोक दिया। फिर उसने अपने हाथ में रखी बोतल को सुनहरी गेंद की ओर बढ़ाया, और सुनहरी गेंद को अंदर खींचने से पहले सफेद रोशनी की धुंध उड़ गई। हान ली की अभिव्यक्ति अंततः शांत हो गई। हालांकि मेरे पास स्पिरिट अपैरिशन तकनीक में केवल कुछ कौशल है, ये लड़ाई में काफी प्रभावी लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गोल्ड मिस्ट माउंटेन इसे अपनी विरासत तकनीक के रूप में रखता है, हान ली ने बुदबुदाया। वह अभी भी धधकते हुए बार ड्रैगन शव के पास पहुंचा और उसकी पूंछ में फंसी सुनहरी तलवार को याद किया। बाद में उसने सिर और लाश के बाकी हिस्सों को एक भंडारण थैली में रख दिया, जिसे उसने विशेष रूप से तैयार किया था। जहां तक मास्टरलेस ग्रेड 8 दानव कोर की बात है, हान ली ने अपने चारों ओर लौ के समुद्र और दानव बादल पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले इसे सावधानी से एक जेड बॉक्स में रख दिया था। बार ड्रैगन की इसे बनाए रखने की जादुई शक्ति के बिना ये धीरे धीरे दूर बिखर रहा था। उसने इस अवसर का लाभ ये देखने के लिए उठाया कि अन्य लड़ाइयां कैसी चल रही थीं, और वह अनजाने में भौहें सिकुड़ने लगा। कोर फॉर्मेशन के किसान काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ग्रेड 7 फ्लड ड्रैगन के मुकाबले संख्या में बढ़त हासिल थी। हालांकि उनके नेसेंट सोल स्टेज नेता को भारी नुकसान हुआ और वे हार के कगार पर दिखाई दिए। उसकी आंखों से एक बर्फीली चमक चमकी और वह बुदबुदाया, ग्रेड 8 के राक्षस जानवरों का सामना शायद ही कभी किया जाता है। मैं दूसरा भी ले सकता हूँ। युद्ध में हस्तक्षेप करने के इरादे से हान ली का शरीर नीली रोशनी से चमकने लगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जल्दी से एक आवाज संदेश भेजा, यंगस्टर हान, लालच में मत फंसो। मैंने पहले से ही दूसरों को उनके रास्ते पर आते हुए महसूस कर लिया है। यदि तुम देर करोगे तो बच नहीं पाओगे। साउथ सी संप्रदाय ने इन बार ड्रैगन को मारने के लिए भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए थे। वे आपके कब्जे में ग्रेड 8 बार ड्रैगन के साथ आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। अपने आश्चर्य में हान ली ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक समझ से इसकी पुष्टि की और उदास होकर कहा, दक्षिण सागर संप्रदाय पहले ही आ चुका है। वे शीघ्रता से कार्य करते हैं। क्या अफसोस है। चलो चलें तब, इससे पहले कि दानव बादल के अंतिम निशान मिट जाएं। हान ली को अब और नहीं देखा जा सकता था। जब ब्लू ग्रेड 8 फ्लड ड्रैगन को स्कारलेट फ्लेम फ्लड ड्रैगन के पतन का एहसास हुआ, तो उसने खुद को लापरवाह त्याग के साथ लड़ाई में फेंक दिया, जिससे पहले से ही दबाव में चल रहे पार्टी नेता को तत्काल संकट में डाल दिया गया। बड़े आदमी ने मन ही मन श्राप दिया और भागने ही वाला था, लेकिन तभी क्षितिज से प्रकाश की 2 चमकें चमक उठी। उनके पीछे कृषकों की 2 टोलियां दिखाई दी। वे अपनी अत्यंत गति से अपनी दिशा में उड़ रहे थे। जब नीले बाड़ वाले ड्रैगन ने ये देखा, तो उसे पता चला कि मामला बदतर हो गया है, और उसने तुरंत अपने दिल में क्रोध को दबा दिया। नीचे समुद्र में गिरने से पहले उसने एक भयंकर चीख निकाली। जब अन्य बाड़ ड्रैगनों ने ये सुना, तो उन्होंने भी भागने का प्रयास किया। हालांकि खेती करने वाले उन्हें आसानी से भागने की इजाजत नहीं देने वाले थे, और वे उनसे और उलझ गए, जिससे उन्हें पीछे हटने से रोक दिया गया। कुछ समय के लिए युद्ध और भी भयंकर एवं हिंसक हो गया। जो कुछ हुआ उसमें हान ली को कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वह बस गहरे समुद्र में उड़ गया। वह एक निर्जन स्पिरिट द्वीप ढूंढना चाहता था, ताकि वह मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की कठपुतली को परिष्कृत करना शुरू कर सके। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 968। सफलता। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज ने अंततः चुप्पी तोड़ी, और उसने गहराई से कहा, क्या आपने कभी डिवाइन फ्लोकले के बारे में सुना है? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली ने आश्चर्य से पत्थर को देखा। बेशक मेरे पास है। इसे इल्यूसरी पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ सामग्री है जिसका उपयोग जटिल जादुई उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है, और कहा जाता है कि यह किसी भी कलाकृति को बनाने में सक्षम है। इसमें होने वाली किसी भी क्षति को ठीक करने का अनूठा गुण भी है।
क्या यह अस्वाभाविक बात हो सकती है? मैंने सुना है कि दिव्य प्रवाह मिट्टी सफेद और जैद की तरह चिकनी थी। यंगस्टर हान, चिंतित मत होइए। ये सचमुच दिव्य प्रवाहित मिट्टी है। हालांकि प्राचीन कृषकों ने इसे किसी और चीज के साथ मिलाया था और इसे विशेष रूप से परिष्कृत करके फ्लेक्साइल स्पिरिट जैड के रूप में जाना था। जो लोग इस सामग्री को पहचान सकते हैं उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक नहीं हो सकती। मुझे इसके संबंध में एक प्राचीन कृषक निवास में कुछ जानकारी मिली थी और मैं इसे लंबे समय से भूल गया हूँ। क्या मुझे इससे मिलती जुलती कोई चीज याद नहीं दिलाई गई होती तो मुझे याद ही नहीं होता। हानली ने सोच समझकर पूछा, फ्लेक्साइल स्पिरिट जैड, उसमें और डिवाइन फ्लो क्ले में क्या अंतर है? क्या आपने इसे पहले ही नहीं खोजा था? ये सामग्री न केवल विरूपण से उभरेगी बल्कि यह कल्टीवेटर के प्रहार की जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकती है। यदि आध्यात्मिक शक्ति से युक्त आक्रमण से उसे क्षति पहुंचती है तो इससे चोट आधे से अधिक कम हो जाएगी। एकमात्र कमजोर बिंदु यह है कि मिट्टी सीधे हमलों के विरुद्ध कोई अतिरिक्त रक्षात्मक शक्ति प्रदान नहीं करती है, लेकिन फिर भी इसका मूल्य अभी भी ऑरिक एसेंस से कम नहीं है। ये सुनकर हानली मुस्कुराए और पूछा, तो यह ऐसा ही था? वरिष्ठ ने कठपुतली के शरीर में दिव्य प्रवाह मिट्टी बुनने की योजना बनाई है। क्या ये स्पष्ट नहीं है? जब कठपुतली के शरीर को टेलस्टार सिल्वर और डिवाइन फ्लो क्ले के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे किसी रक्षात्मक खजाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे आसानी से नष्ट कर सकेगा। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने गर्व से कहा। तो फिर चलो ये करते हैं। हानली ने बिना किसी झिझक के बोला, हाँ, लेकिन अभी के लिए आइए इसे एक तरफ रख दें और पहले अन्य कठपुतली भागों को परिष्कृत करें। मेरा मानना है कि हम 1 वर्ष में सभी भागों का काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, हानली सहमत हुए। अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ उसने सभी वस्तुओं को नीली रोशनी की धुंध में बहा दिया। बाद में उसने अपने भंडारण थैली को थपथपाया और कठपुतली के दूसरे हिस्से को परिष्कृत करने से पहले विभिन्न सामग्रियों को भंडारित करने वाले 8 जैड बक्से निकाले। कृषक की दृष्टि में 1 वर्ष मात्र एक क्षण था। इस दौरान हानली द्वारा कठपुतली के हिस्सों को निखारने के अलावा हर महीने लगातार स्नो सोल पिल लेने के बाद उनके 6 पंखों वाले फ्रॉस्ट सेंटीपीड अचानक विकसित हो गए थे। पिघलने के बाद उनका शरीर कई गुना बड़ा हो गया और पंखों का एक और जोड़ा विकसित हो गया। न केवल उनकी गति बहुत बढ़ गई बल्कि वे कहीं अधिक फुर्तीले भी हो गए। लेकिन विकसित होने के बाद गोलियां प्रभावी नहीं रहीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका अगला विकास अभी भी दूर था। एक दिन हानली बंद आंखों के साथ छिपे हुए कक्ष के अंदर था और एक चमचमाती चांदी की कठपुतली उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसकी उंगलियां लगातार हिलती रहीं, उनमें से प्रत्येक एक अलग हिस्से से जुड़ी हुई थी सोने के धागे से कठपुतली का। चांदी की कठपुतली के सिर से 1 फुट ऊपर धीरे धीरे घूमती हुई एक बांस की नली थी जो हरी रोशनी से हल्की चमक रही थी। अज्ञात समय के बाद उसकी अभिव्यक्ति में हलचल हुई और अंततः उसकी आंखें खुलने से पहले उंगलियां रुक गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई समस्या नहीं है। कठपुतली को पूर्णता के साथ जोड़ा गया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मैं इसे इतनी आसानी से एक साथ जोड़ सका। हानली ने अपने सामने कठपुतली को देखा और खुशी की झलक दिखाई। ट्यूब से मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की आवाज निकली। वह कठपुतली एक ऐसी चीज है जिस पर मैंने शोध किया था और मेरे निर्देशों के अनुसार गलती की एक भी संभावना नहीं है। अब जबकि बाकी सब कुछ समाप्त हो गया है, हम आत्मा सम्मेलन शुरू कर सकते हैं। क्या वरिष्ठ पुनर्विचार करेंगे? ये पहली बार है जब आप इस आत्मा विभाजन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। यदि यह गड़बड़ा जाता है तो यह आपके पुनर्जन्म की संभावना को बहुत प्रभावित कर सकता है। और क्या आपकी आत्मा इसे विभाजित करने के बाद भी बनी रह सकेगी? मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने धीरे से मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, मैंने अपना अधिकांश जीवन कठपुतली की कला को समर्पित करके बिताया है। मैं पूरी तरह से इच्छुक हूँ कि मेरी आत्मा एक हो जाए। और अगर मैं इस आत्मा विभाजन तकनीक का उपयोग नहीं करता तो भी मेरे जीवन काल का अंत जल्द ही निकट आ जाएगा।
मैंने आपको महान विकास तकनीक की शेष परतें भी पहले ही दे दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें सफल होंगे और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाएंगे। जब हान ली ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गईं और उसने एक लंबी आह भरी। चूंकि सीनियर ने खुद ही फैसला कर लिया है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपकी सफलता की आशा करता हूँ। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस अब दिल से हंसा और बांस की नली से अचानक एक हरी रोशनी निकली, जो उसे आधे में विभाजित करके सुनहरी रोशनी से चमकती एक छोटी सी छाया को प्रकट करने लगी। ये छोटी आकृति एक कठपुतली की तरह थी जो कई इंच लंबी थी। ये जटिल रूप से विस्तृत था और एक ऐसी सामग्री से बना था जो न तो लकड़ी थी और न ही सोना। एक परिष्कृत उपस्थिति के साथ एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के बाद बनाया गया था। इस छोटे से आदमी की आंखों से हरी रोशनी चमकी और फिर वह पालथी मारकर बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र बुदबुदाया, हरे रंग की रोशनी का एक कण उसके मुंह से निकला और मुट्ठी के आकार तक फैल गया, फिर वापस छोटे आदमी पर तैरने लगा। जब हान ली ने ये देखा तो उसके होंठ खुल गए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने जादू को अधिक तेजी से बोलना शुरू कर दिया और हरी रोशनी और भी तेज हो गई। ये देखकर हान ली की आंखें तिरछी हो गईं और उसे अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने पीड़ा की चीख निकाली, जिससे छिपा हुआ कक्ष कांप उठा। जैसे ही हान ली ने आश्चर्य से देखा, प्रकाश दो भागों में विभाजित हो गया। प्रकाश की बड़ी गेंद चांदी की कठपुतली की ओर उड़ गई और छोटी गेंद छोटे आदमी के मुंह में उड़ने से पहले टिमटिमा गई। हरी रोशनी फीकी पड़ने के साथ छोटा आदमी दृश्य में लौट आया, लेकिन इस बार उसका सिर झुका हुआ था और आंखों की चमक हमेशा धुंधली होती जा रही थी। हान ली ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। उसने कठपुतली पर अपनी उंगलियां फिराईं, उसका मुंह खोला और चांदी के धागों से हरी रोशनी का एक गोला खींचा। बाद में कठपुतली चांदी की रोशनी से चमक उठी और उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा डूब गया और उसने कठपुतली पर प्रहार करते हुए बैंगनी लौ की एक धारा उगल दी। एक तेज आवाज के साथ बर्फ की एक घनी परत फैल गई और उसे मजबूती से अपनी जगह पर सील कर दिया। उसने अब राहत की सांस ली थी, लेकिन जैसे ही उसने हवा में छोटे से आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो चिंता उसके चेहरे पर दिखाई दी। तो ये किसी की आत्मा को विभाजित करने जैसा महसूस होता है। कितना अविश्वसनीय। मुझे संदेह है कि इस भावना का अनुभव करने वाला मैं पूरी दुनिया में एकमात्र साधक हूँ। छोटी कठपुतली से अचानक मोनार्क सोल डाइवर्जेंस की जंगली कर्कश आवाज निकली, लेकिन उसकी आवाज काफी कमजोर लग रही थी, जैसे कि वह बेहद बीमार हो। हान ली खुद को पूछने से नहीं रोक सके, सीनियर, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने उत्साहित स्वर में उसे आश्वस्त किया। हालांकि मैं लंबे समय तक नहीं टिकूंगा, फिर भी मैं आधे महीने तक टिकने में सक्षम रहूंगा। अब जल्दी से आत्मा को कठपुतली से जोड़ दो और मेरे गुजरने से पहले मुझे उसकी असली ताकत का गवाह बनने दो। डिस्कवर, डिवोट, डिलाइट, ऑडियो बुक्स 108। हान ली ने अपनी भौहें उठाई और कहा, बेशक, लेकिन उससे पहले मैं सीनियर की शेष आत्मा को स्थिर करने में मदद करने के लिए एक सोल कॉन्सेंट्रेटिंग तावीज का उपयोग करूंगा। फिर अपनी आस्तीन हिलाकर उसने एक लाल रंग का ताबीज छोड़ा। आत्मा को एकाग्र करने वाला ताबीज, कितना दुर्लभ। किसी ऐसे व्यक्ति पर इसका प्रयोग करना थोड़ी बर्बादी है जो नष्ट होने वाला है। उसकी कलाई के कांपते हुए लाल रंग ताबीज रोशनी से चमका और छोटी कठपुतली पर प्रहार किया। एक लाल धुंध अचानक फूट पड़ी और तेजी से उसमें समा गई। हान ली ने फिर शांति से कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने नेसेंट सोल कल्टीवेटर की हत्या के भंडारण थैली से प्राप्त किया है। ये भले ही कीमती हो, मैंने इसे हासिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया और मैं इसका उपयोग भी कर सकता हूँ। मजबूत आवाज के साथ मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने अजीब स्वर में कहा, बुरा नहीं, मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें बदला दूंगा। उद्धरण चिन्ह ... मैं केवल उस मदद का बदला चुका रहा हूँ जो आपने मुझे अतीत में दी थी। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने कई बार सूंघा और फिर बांस की नली के दोनों हिस्सों की ओर इशारा किया।
हवा की सरसराहट के साथ उन्होंने उसकी ओर गोली चलाई और एक बार फिर उसके चारों ओर बंद हो गए। बाद में ये वापस हानली की तरफ तैरने लगा। हानली ने आगे कुछ नहीं कहा और बर्फ के बड़े टुकड़े की ओर इशारा किया। उसमें से बैंगनी रंग की रोशनी चमकी और कठपुतली को ढकने वाली बर्फ पिघलने लगी। वह फिर से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर थप्पड़ मारा। नीली रोशनी की एक चमक में एक नवजात आत्मा उभरी और कठपुतली के पास उड़ गई। 3 महीने बाद हानली उजाड़ द्वीप से बाहर आया और नीली रोशनी में हवा में फैल गया। बिटर बैम्बू द्वीप ग्रेट जिनके नजदीकी समुद्र में एक छोटा सा अस्पष्ट द्वीप था और पूरे साल नीली धुंध में घिरा रहता था। द्वीप का स्वामी ओल्ड मैन बिटर बैम्बू था। हालांकि वह मुख्य भूमि की खेती की दुनिया में व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन महाद्वीप पर कुछ मध्य और देर नवजात सोलसनकी लोगों ने उसे भयभीत कर रखा था। विदेशों में रहने वालों के लिए वह विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। हालांकि वह केवल एक मध्य नवजात आत्मा कृषक था, उसके पास द्वीप पर दिव्य शहतूत के पेड़ से बनाई गई 365 से अधिक हिमंदी कड़वी बांस की तलवारें थीं, और उसे 3 महान विदेशी कृषकों के समान स्तर पर रखा गया था। कड़वे बांस द्वीप पर दिव्य शहतूत का पेड़ एक भव्य संरचना के केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसमें 10,000 से अधिक पेड़ शामिल थे। ये संरचना अपने आप में काफी अद्भुत थी और कई काल्पनिक प्राचीन संरचनाओं में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा हजारों वर्षों से विदेशी कृषकों के बीच व्यापक थी, जो अभी भी मौजूद थी। यहाँ तक कि अगर एक देर से नवोदित आत्मा कृषक को भी घुसपैठ करनी पड़ी तो उनकी क्षमताएं बहुत कमजोर हो जाएंगी। हालांकि एक बिन बुलाए मेहमान द्वीप के पास दिखाई दिया। एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 969। कड़वा बांस द्वीप दूर आकाश में रोशनी चमकी। उसके बाद नीले रंग की एक लकीर बिजली की तरह आकाश को चीरती हुई धुंध से ढके एक द्वीप से 50 किलोमीटर दूर पहुंची। रोशनी फीकी पड़ गई और कन्फ्यूशियस पोशाक पहने और अपनी पीठ पर बांस की नली लिए हुए एक युवक दिखाई दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हानली ने नीचे धुंध की ओर देखा, लेकिन उसकी दृष्टि पूरी तरह से छिपी हुई थी। उसने अपनी भौहें उठाईं और अपनी आंखों से चमकती नीली रोशनी के साथ एक बार फिर कोशिश की। एक क्षण बाद उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई। वह बुदबुदाया, भव्य असंख्य वृक्ष संरचना अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। यहाँ तक कि अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज के उपयोग के बावजूद मैं उनके प्रतिबंधों को नहीं देख सकता। बिल्कुल, ये यात्रा कठपुतली की ताकत को परखने का एक बड़ा लक्ष्य बनेगी। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू न केवल एक इष्टतम प्रतिद्वंद्वी है, बल्कि आपको ट्राइफ्लेम फैन के लिए उनके ब्लैक फीनिक्स के पूंछ पंखों की भी आवश्यकता है। बांस की नली से मोनाक सोर डाइवर्जेंस की कमजोर आवाज निकली। जब से उसने आत्मा विभाजन किया था, उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। हानली ने चिंतित होकर पूछा, बिल्कुल, लेकिन क्या आप कायम रह पाएंगे? मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने धीरे से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, आत्मा को केंद्रित करने वाले तावीज की सहायता से मैं इस कठपुतली की असली ताकत देखने से पहले इस दुनिया से आसानी से नहीं जाऊंगा। हानली ने सिर हिलाया और एक बार फिर नीचे देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी कमर पर एक भंडारण थैली थपथपाई। तभी नीले प्रकाश की चमक में हानली के समान कद वाला एक पीला मध्यम आयु वर्ग का कृषक प्रकट हुआ। कृषक ने पीले वस्त्र पहने थे और उसकी त्वचा बिल्कुल चिकनी थी। करीब से निरीक्षण करने पर यह उस लघु कठपुतली से स्पष्ट समानता थी जिसमें मोनाक सोल डाइवर्जेंस ने खुद को रखा था, लेकिन आंखें ठंडी रोशनी से चमक रही थीं और इसकी अभिव्यक्ति भावना से रहित थी। हालांकि हानली ने इस कठपुतली को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन वह एक बार फिर से देखने से खुद को नहीं रोक सका। फ्लेक्साइल स्पिरिट जेड वास्तव में चमत्कारी था और इसने एक सजीव व्यक्ति की उपस्थिति पैदा की। सम्राट के अधीन सोल डाइवर्जेंस के शोधन निर्देशों के अनुसार ग्रे पत्थर मांस के रंग में बदल गया था और कठपुतली का बाहरी आवरण बनने के लिए टेलस्टार सिल्वर के साथ जुड़ गया था। क्योंकि फ्लेक्साइल स्पिरिट जेड आकार बदल सकता है,
कोई आध्यात्मिक भावना का एक धागा अंदर रख सकता है और कठपुतली को बोलने और उपस्थिति बदलने के लिए नियंत्रित कर सकता है। हालांकि कठपुतली का उपयोग करने में एक गंभीर समस्या थी। बार बार हमलों के लिए इसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग केवल उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के साथ ही किया जा सकता था, जो कि इतने भव्य कठपुतली के लिए थे, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे। हालांकि हर बाजार में इनकी बहुत मांग है, हान ली उनमें से कुछ को इकट्ठा करने में सक्षम था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि यह पूरी ताकत से हमला करेगा, तो यह 1/4 घंटे में एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को नष्ट कर देगा। आइए शुरू करें, हान ली ने शांति से कहा। चूंकि कठपुतली को परिष्कृत किया गया था, इसलिए इसका परीक्षण करना आवश्यक था। कठपुतली ने अपने हाथ उठाए और अपनी उंगलियां फैला दी। तुरंत प्रत्येक हथेली के चारों ओर नीली रोशनी की धुंध इकट्ठा कर ली। पलक झपकते ही ये संघनित होकर विशाल चकाचौंध गोलों में बदल गया, जिन पर आश्चर्यजनक दबाव था। उसकी कलाइयों के झटके से प्रकाश के गोले एक पंक्ति में आगे बढ़े और गहरी धुंध में गायब हो गए। हान ली ने भाव शून्यता से चुपचाप नीचे देखा। ऑडियो बुक से 108 दिल, किताबी कीड़ों और सपने देखने वालों के लिए एक स्वर्ग। कुछ ही समय बाद दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और शांत धुंध बेतहाशा बढ़ गई। हवा के 2 चौड़े खंभे आसमान में फूट पड़े और बेतहाशा कहर बरपाया। तूफान की तरह उनके चारों ओर 300 मीटर की धुंध बिखर गई। जैसे ही आसपास की हवाएं चली, वे क्रोध से भयंकर रूप से चिल्लाने लगी। हान ली ने अराजकता का फायदा उठाया और फिर से देखा। धीरे धीरे उसकी नजर एक बड़े द्वीप पर पड़ी। इसके ऊपर हरी रोशनी का एक अवरोध दिखाई दिया और ऐसा लग रहा था कि यह इसके अधिकांश भाग को ढक रहा है। विभिन्न रंगों की रोशनी की 1 दर्जन धारियां बिना किसी रोक टोक के सीधे उनकी ओर उड़ गईं। ये स्पष्ट था कि हमले ने द्वीप पर खेती करने वालों को चिंतित कर दिया था। हान ली ने उनकी जांच की और देखा कि उनके बीच शक्ति की बड़ी असमानता थी। वे फाउंडेशन स्थापना से लेकर कोर फॉर्मेशन चरण तक थे और उनका नेतृत्व एक लेट कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर द्वारा किया जा रहा था। तुम दोनों कौन हो? आपके पास क्यों है ये? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों वरिष्ठ लोग हमारे द्वीप का दौरा क्यों करने आए हैं? जब बूढ़ा आदमी आया, तो उसने मूल रूप से उन्हें डांटने और पूछताछ करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उनके नेता ने हान ली के पास अपनी आध्यात्मिक समझ को पहुंचाया, तो उन्हें पता चला कि उनके पास अपने गुरु की तरह ही मध्य नवजात आत्मा की खेती है। जब वह विशेष रूप से दूसरों की खेती को देखने में सक्षम नहीं था, तो उसने महसूस किया कि उसका दिल उदास हो गया और उसका स्वर तुरंत बदल गया। हान ली ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लंबे समय से फिलोडाओइस्ट बम्बू की प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और उनसे मिलने का फैसला किया है। क्या आप एक रिपोर्ट बना सकते हैं? प्रभारी बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और फिर मुस्कुराया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर कई साल पहले एकांत में चले गए थे और मेहमानों से नहीं मिल सकते थे। यदि आप दोनों वरिष्ठों के पास कोई महत्वपूर्ण अनुरोध है, तो क्या आप पहले मुझे उनका उल्लेख कर सकते हैं? बिटर बैम्बू द्वीप के मामले मेरे जिम्मे छोड़ दिए गए हैं, हान ली ने शांति से कहा। साथ ही दाऊवादी कड़वा बांस एकांत में है। कितने अफसोस की बात है, लेकिन ये ठीक रहेगा क्योंकि आप इसे संभाल सकते हैं। मैंने सुना है कि आपका सम्मानित द्वीप एक ब्लैक फीनिक्स का पालन पोषण कर रहा था, क्या ये सच है? बूढ़े को अपना दिल कांपने लगा। वरिष्ठ का क्या मतलब है? अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ हान ली ने शांति से कहा, ये कुछ खास नहीं है। मैं बस एक खजाने को परिष्कृत करना चाहता हूँ जिसके लिए उसकी पूंछ के 3 पंखों की आवश्यकता होगी। मैं ग्रेड 7 और ग्रेड 6 के दानव कोर का व्यापार करने को तैयार हूँ। क्या आप सहमत होने को तैयार हैं? उसके बाद उसने अपनी आस्तीन झाड़कर 4 जेड बक्से अपने सामने बुलाए। उसने लापरवाही से उनमें से प्रत्येक की ओर इशारा किया और वे 4 अलग अलग रंग के दानव कोर को प्रकट करने के लिए खुले, जिनमें से एक दूसरों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। इन्हें फीनिक्स पंखों से बदलो, बूढ़े ने असमंजस से पूछा। चूंकि हान ली का अनुरोध उसकी उम्मीदों से परे था, वह नुकसान महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
हानली की मुस्कान एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए फीकी पड़ गई। ये सही है, आपका ब्लैक फीनिक्स ग्रेड 7 का दानव जानवर होना चाहिए। इतने सारे दानव कोर के साथ यह एक उचित व्यापार होना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि मेरे इरादे ईमानदार हैं। बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति काफी देर तक लड़खड़ाती रही और अंत में उसने अपना सिर हिलाया। ये दानव कोर व्यापार के लिए पर्याप्त से अधिक होंगे। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं निर्णय ले सकता हूँ। जब हानली ने ये सुना तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया, चुपचाप बूढ़े आदमी की ओर देखा। जब उसने देखा कि हानली गुस्से में है तो उसका दिल पसीज गया और उसने झट से समझाया, कृपया गलत मत समझिए वरिष्ठ, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, लेकिन ब्लैक फीनिक्स अपनी खेती में एक महत्वपूर्ण बिंदु से गुजर रहा है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे इसे नुकसान पहुंचे। तो यह वैसा ही था, लेकिन मैं उन पंखों को नहीं छोड़ सकता। इस बारे में कैसा है? मैं आपके नुकसान की भरपाई के लिए एक और ग्रेड 7 दानव कोर जोड़ूंगा। हानली ने भौहें चढ़ा दी और फिर एक और ज़ैड बॉक्स निकाला। तब कड़वे बांस द्वीप के कृषकों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं? हानली ने उदास होकर आह भरी और फिर बर्फीले भाव से उपस्थित लोगों की ओर देखा। बूढ़ा आदमी हानली की ठंडी निगाहों से कांप उठा। हानली की ओर से अज्ञात कृषक पर एक और नजर डालने के बाद उसने अंततः अपने दांत पीस लिए और कहा, चूंकि यह मामला इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, मैं वास्तव में निर्णय नहीं ले सकता। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं स्वामी को नाराज करने का जोखिम उठाऊंगा और उन्हें एक संदेश भेजूंगा। आइए उनके उत्तर की प्रतीक्षा करें। यदि उसने इसे अनुचित तरीके से संभाला या किसी शक्तिशाली दुश्मन को उकसाया, तो उसे बिना किसी परवाह के दंडित किया जाएगा। अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। हानली ने सिर हिलाया और उसका चेहरा शांत हो गया। परिणाम स्वरूप बूढ़े व्यक्ति ने विवरण सुनिश्चित कर लिया और फिर ध्वनि प्रसारण तावीज को वापस द्वीप पर जारी कर दिया। दोनों कृषकों की विशाल खेती को जानने के बाद उसके पास अपने मालिक को परेशान करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। हानली ने लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। जैसे ही उन्होंने द्वीप पर प्रतिबंधों की जांच की, उन्हें एक बुजुर्ग आवाज की गूंज सुनाई दी। तो यह एक नए सेंट सोल स्टेज फेलो डाओइस्ट था जिसने दौरा किया था। मुझे आशा है कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करने के लिए बाहर न आने के लिए क्षमा करेंगे। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन बैम्बू ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, उन्हें फीनिक्स मंडप में ले आओ। मैं शीघ्र ही आऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने झट से झुककर प्रणाम किया और आदरपूर्वक उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। फिर वह मुड़ा और मुस्कुराया, वरिष्ठों, कृपया मेरा अनुसरण करें। मास्टर आपसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। हानली ने इधर उधर देखा और अपरिवर्तित स्वर में कहा, अच्छा, मुझे इस प्रसिद्ध द्वीप को देखने में दिलचस्पी थी। बाद में वह कठपुतली को साथ लेकर नीचे उतरा। दिवंगत सोल स्टेज कठपुतली की सहायता से हानली ने माना कि वे उसे रोक नहीं पाएंगे, भले ही उन्होंने मैरियाट्री फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया हो। पलक झपकते ही दल बैरियर के एक छेद से होते हुए द्वीप में उड़ गया। जैसे ही हानली ने प्रवेश किया, उसे अचानक आध्यात्मिक क्यूई की एक लहर महसूस हुई जिसने उसकी इंद्रियों को डुबो दिया। उसने नीचे बड़े बड़े हरे भरे पेड़ों को देखा जो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़े हुए थे। वहां बहुत सारी विविधताएं थीं, जिनमें वे भी शामिल थी जो कभी कभार ही देखी गई थी। उनमें से 1 दर्जन ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से दूसरों की तुलना में बड़े थे, शहतूत के पेड़ जो विचित्र बैंगनी रंग के थे। संभवतः दाववादी सिद्धांतों के अनुसार पूरे द्वीप में उन्हें अजीब ढंग से व्यवस्थित किया गया था। हानली ने भौहें सिकोड़ ली और अचानक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, ये आपके द्वीप दिव्य शहतूत के पेड़ हैं? क्या वहाँ केवल एक ही नहीं कहा गया था? 1 दर्जन कैसे हो सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने अज्ञात किसान पर कुछ नजरें चुराई और चुपचाप सोचा, वह कभी बोला क्यों नहीं या उसका चेहरा क्यों नहीं हिला? क्या उसका कोई अनोखा चरित्र हो सकता है? एक नश्वर की अमरता की यात्रा का रिकॉर्ड अध्याय 970।
बूढ़ा आदमी कड़वा बांस चून की पेड़ का विषय कोई रहस्य नहीं था। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, ये सभी दिव्य शहतूत के पेड़ एक ही जड़ों से उपजे हैं, इसलिए उन्हें एक ही माना जाता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हान ली ने विस्मय से अपनी जीभ चटकाई। ये काफी आंखें खोलने वाली बात है। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य शहतूत का वृक्ष केवल 3 महान दिव्य वृक्षों से बढ़कर है। बाद में हान ली कल्टीवेटर के पीछे पेड़ों से भरे एक क्षेत्र में गया और अचानक उसे पास में आध्यात्मिक क्यूई का झटका महसूस हुआ। उसके सामने का दृश्य धुंधला हो गया और बड़े पैमाने पर बदल गया, जिससे 1 किलोमीटर लंबा पहाड़ दिखाई देने लगा। पहाड़ के चारों ओर विभिन्न आकार की इमारतें थीं, जिनके बीच कुछ किसान आगे पीछे घूम रहे थे। आप सभी आगे बढ़ सकते हैं और अपने मामलों पर ध्यान दे सकते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने अन्य कृषकों को आदेश दिया। फिर वह हान ली की ओर मुड़ा और कहा, वरिष्ठों, कृपया मेरा अनुसरण करें। वे बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे पहाड़ की चोटी तक गए, जहां एक विशाल पेड़ को काटकर बनाया गया एक विशाल हॉल था। हॉल के बाहर 4 कृषक हरे कवच पहने हुए थे, प्रत्येक उनके हाथ में एक हलबर्ड है। जब बूढ़ा आदमी हान ली को प्रवेश द्वार पर लाया, तो चारों पूरी तरह से स्थिर रहे, जैसे कि वे मूर्तियां हों। हान ली ने अपने होंठ मोड़े और थोड़ा आश्चर्य महसूस किया। हालांकि वे केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे, उनके शरीर से निकलने वाली लकड़ी की आध्यात्मिक क्यूई वह शुद्धतावादी थी जिसे उन्होंने कभी अपने ग्रेड के कल्टीवेटर से देखा था, और उनके उपकरण सभी शीर्ष श्रेणी के लकड़ी विशेषता वाले आध्यात्मिक उपकरण थे। यह एक अद्भुत दृश्य था। ऑडियो बुक्स ने इस अध्याय के प्रीमियर रिलीज की मेजबानी की। जैसे कि हान ली के आश्चर्य को देखकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और समझाने की पहल की, ये 4 हमारे वुड स्पिरिट सोल्जर्स हैं, जिन्हें दिव्य शहतूत के पेड़ की शक्ति की सहायता से मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया गया था, और वे एक अनोखी कला विकसित करते हैं। हालांकि उनकी खेती अधिक नहीं है, फिर भी वे संयुक्त हमलों में कुशल हैं। यदि वरिष्ठ के पास अवसर है, तो आप उन्हें कुछ संकेत दे सकते हैं। हान ली ने सिर हिलाया और कहा, वे वास्तव में असाधारण कृषक हैं। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि हान ली उदासीन लग रहा है, तो उसने चतुराई से मामला छोड़ दिया और वे हॉल में प्रवेश कर गए। लकड़ी का हॉल कोई जटिल संरचना नहीं थी। मुख्य कक्ष के अलावा केवल एक तरफ का कक्ष था। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने पाया कि एक लंबा आदमी उनकी ओर पीठ किए खड़ा है। उन्होंने लंबे हरे वस्त्र पहने थे और उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। जब बूढ़े व्यक्ति ने इस व्यक्ति को देखा, तो उसने गंभीर भाव से सिर झुकाया और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा। हान ली ने उस आदमी को घूरकर देखा और पूछा, क्या आप बूढ़े आदमी कड़वे बांस हैं? हरा लबादा पहने आदमी मुस्कुराया और पलटा, ये सही है। हालांकि आप मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित हैं। चूंकि आपने मेरा नाम पूछने का साहस किया है, तो आप साथी दाऊवादी मुख्य भूमि से होंगे। जब हान ली ने इस व्यक्ति को देखा, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके पास एक युवा और सुंदर चेहरा था जो 20 के आसपास के किसी व्यक्ति का था, लेकिन उसके चेहरे के चारों ओर हरी क्यूई की एक हल्की परत थी। हान ली काफी हैरान था, क्योंकि उसे झुर्रियों वाले चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति से मिलने की उम्मीद थी। ये बूढ़ा आदमी कड़वा बांस अपने जैसा ही था। किसी प्रकार की तकनीक के प्रयोग से उसकी उपस्थिति रोक दी गई थी। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था। जब उसने हान ली को देखा, तो उसकी आंखों से एक अजीब भावना झलक गई। हान ली ने विनम्रता से कहा, वास्तव में हम विदेशों से आए किसान नहीं हैं। मेरा उपनाम हान है और यह मेरा वरिष्ठ मार्शल भाई ली है। मुझे आशा है कि आप इस बात पर नाराज नहीं होंगे कि मैंने कैसे साहपूर्वक आपसे मुलाकात की। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने उन दोनों की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, तो ऐसा था। यदि मैं कर सकता तो मैं आपका स्वागत करता। साथ ही दाऊवादी ली की साधना विशेष रूप से गहन है, मैं इसका निर्धारण भी नहीं कर सकता। ये काफी आंखें खोलने वाला है। हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा, साथ ही दाऊवादी कड़वा बांस बहुत विनम्र है। आपकी ख्याति पूरे देश में गूंज रही है। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने हंसते हुए कहा,
क्या होगा अगर आप दोनों बातचीत शुरू करने से पहले हमारे द्वीप की अनोखी शहतूत चाय का आनंद लें। बाद में उन्होंने धीरे से ताली बजाई और कई युवा महिला किसान चाय का सेट लेकर अंदर चली गईं। प्रत्येक कृषक को एक कप हल्की हरी चाय पिलाने के बाद वे सम्मानपूर्वक विदा हुए। हानली ने मेज पर चाय को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और देखा कि वह लकड़ी की आध्यात्मिक ख्यूई से भरी हुई थी। बदलती हवा के साथ उन्होंने पूछा, क्या इस चाय का आपके दिव्य शहतूत के पेड़ से कोई संबंध है? ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने गर्व से कहा, साथ ही दाऊवादी काफी बोधगम्य है। चाय में दिव्य शहतूत के पेड़ की पत्तियां शामिल हैं और ये दिमाग को साफ करने पर काफी प्रभाव डालती है। दुनिया में कहीं भी ऐसी चाय नहीं है। मुझे सचमुच इसका स्वाद चखना होगा। चाय के बाद अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने के बाद हानली को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी और उसने एक घूंट पी लिया। जब ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने दूसरे कृषक को बिना चाय पिए बैठे देखा तो उसने अजीब भाव से पूछा, साथी डाओइस्टली, क्या आपको चाय पसंद नहीं है? बिना किसी भाव के आवाज में कठपुतली ने कहा, जब से मैंने उपवास करना शुरू किया है, मैंने अपने गुफा निवास के बाहर कभी भी कोई भोजन या पेय नहीं लिया है। ऐसा लगता है कि मैं काफी नासमझ हो गया हूँ। ओल्ड मैन बम्बू के चेहरे पर झुंझलाहट की झलक दिखी, लेकिन उसने तुरंत इसे छुपा लिया। चूंकि इस सनकी ने मेरे सामने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत की, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में एक नवजात आत्मा कृषक है? जैसे ही ये विचार उसके मन में प्रकट हुए, उसे इस व्यक्ति के प्रति भय का एक अंश महसूस हुआ। कुछ और लेने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए हानली ने कप नीचे रखा और पूछा, साथी डाओइस्ट बम्बू को हमारे आने का कारण जानना चाहिए। आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? एक भद्दे भाव के साथ ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने भौहें चढ़ा ली और कुछ ही देर में मुंह बना लिया। मैं ईमानदार रहूंगा। ये व्यापार मेरे लिए काफी कठिन है। ब्लैक फीनिक्स इस समय अपने विकास के महत्वपूर्ण क्षण में है। चाहे आप कितने भी दानव कोर की पेशकश करें, मैं विनिमय के लिए सहमत होने को तैयार नहीं हूँ। कौन जानता है कि क्या कभी ऐसा समय आएगा कि फीनिक्स को एक और सफलता मिलेगी। तो फिर आपके कहने का मतलब यह है कि आप सहमत नहीं हैं? हानली ने अपने होंठ भींचे, लेकिन ये सुनकर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। हे, अगर मैंने सचमुच तुम दोनों को मना कर दिया, तो मुझे डर है कि तुम खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं होगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? हम जैसे ही शक्तिशाली कृषक होने के नाते हम अपनी कुछ तकनीकों की तुलना कैसे करें? यदि आप में से कोई मुझे युद्ध में हराने में सक्षम है, तो मैं व्यापार के लिए सहमत हो सकता हूँ, लेकिन यदि नहीं, तो हम तुरंत चले जाएंगे और इस मामले का फिर कभी जिक्र नहीं करेंगे। हानली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने दोनों की ओर अपनी निगाहें घुमाई और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। अच्छा, फिर तो मामला निपट गया। लगभग 100 वर्षों में मेरे पास शक्ति का माप भी नहीं था। मैं तुम में से किससे लड़ूंगा? हानली के नियंत्रण में उसने कठपुतली से कहा, यदि तुम्हें ये स्वीकार्य लगता है, तो मेरे साथ युद्ध करना कैसा रहेगा? वह ठीक है। मैं भाई ली की तकनीकों को देखने के लिए भी काफी उत्सुक हूँ। हम पहाड़ के ऊपर सूचकों की तुलना करेंगे, आओ। जब ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी रहस्यमय खेती वाला व्यक्ति होगा, तो वह गंभीरता से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। हानली और कठपुतली उसके पीछे चले गए। बूढ़ा प्रबंधक, जो इस पूरे समय चुप रहा था, उत्तेजित अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जो अक्सर देखी जाती थी। जल्द ही हानली पहाड़ से 300 मीटर ऊपर तैर रहा था और उसके चेहरे पर शांत भाव थे। वह ओल्ड मैन बिटर बैम्बू और कठपुतली से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा था। पास की हवा में 8 अतिरिक्त कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर थे जो चौड़ी खुली आंखों से देख रहे थे। जाना, बूढ़ा आदमी कड़वा बांस चिल्लाया। उसने मंत्रमुग्ध मुद्रा बनाए और अचानक एक चकाचौंध रोशनी ने उसके शरीर को ढक लिया।
उसके चारों ओर प्रकाश के छींटों के रूप में 100 से अधिक फीकी हरी उड़ती हुई तलवारें छोड़ी गईं, जिससे हवा में आश्चर्यजनक दबाव भर गया। चमकती तलवारें टिमटिमा उठीं और खुद को एक अजीब संरचना में व्यवस्थित कर लिया। फिर उन्होंने अजीब शत्रुतापूर्ण इरादे पैदा करते हुए ओल्ड मैन बिटर बैम्बू के ऊपर घूमना शुरू कर दिया। जब हान ली ने ये देखा तो उसकी अभिव्यक्ति अचानक ठिठक गई। इतनी सारी उड़ने वाली तलवारों को परिष्कृत करने के बाद तलवार की संरचना को इतनी अच्छी तरह से समझना उसके लिए स्वाभाविक है। हालांकि उसने पहले ही इतना अनुमान लगा लिया था, फिर भी वह इसे अपनी आंखों से देखकर चौंक गया। मोनार्क सोल डाइवर्जेंस ने अपनी जीभ चटकाए और उत्साह से कहा, यंगस्टर हान, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति में काफी कौशल है। इससे कठपुतली को अपनी और भी अधिक शक्तियां प्रकट करने का अवसर मिलेगा। आइए पहले कठपुतली की रक्षात्मक क्षमताओं का परीक्षण करें। उसकी आवाज में संदेह का कोई निशान नहीं था। समझा, इसे परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करने के बाद हान ली भी ये देखने के लिए उत्साहित थे कि क्या होगा, और उन्होंने कठपुतली को अभिनय करने का आदेश दिया। दूर से उसने देखा कि उसने अपना मुंह खोला और हथेली के आकार की ढाल उगल दी। प्रकाश की एक चमक में यह उसके सामने एक विशाल चांदी की ढाल में बदल गया। त्वरित उत्तराधिकार में कठपुतली ने एक मंत्रमुग्ध इशारा किया और विभिन्न रंग के ताबीज पात्र हवा में दिखाई दिए, जो ढाल और शरीर दोनों को कवर करने वाले एक इंद्रधनुषी अवरोध में संघनित हो गए। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू ने जब ये देखा तो चिल्लाया और पूछा, क्या आप भयंकर संत संप्रदाय के नानजियांग हो सकते हैं? ये क्षमता उनके संप्रदाय की ट्रेडमार्क स्पिरिट मार्क तकनीक के समान प्रतीत होती है। ये सुनकर हान ली का दिल हिल गया, लेकिन उसने कठपुतली को धीरे से बोलने का आदेश दिया, नहीं। ओल्ड मैन बिटर बैम्बू के चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ और फिर उसने उत्तर दिया, ओह, तो मुझसे गलती हुई। हालांकि इसमें निर्विवाद समानता है। ये स्पष्ट था कि वह संदिग्ध था। हालांकि उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। जब उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी ने कुछ नहीं किया, तो उसे लगा जैसे उसे कमतर आंका जा रहा है। नाराज होकर उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई और वह एक मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके ऊपर उड़ती हुई सैकड़ों तलवारें 3 मीटर लंबी संरचना से बाहर निकलने से पहले भिनभिनाने और कांपने लगी। तलवारों की धारियां अपनी बौछारों से आकाश को ढक रही हैं। वे सभी रास्ते में प्रकाश की एक विशाल किरण में मिल गए, जिससे एक आश्चर्यजनक दबाव और चकाचौंध चमक पैदा हुई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।